ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे, मीनिंग। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड एक तरीके का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड एक तरीके का क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, शेयरिंग अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब जो भी आपका डिविडेंड है, जो भी आपका क्या है बच्चों, डिविडेंड है, ये डिविडेंड क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि आपने कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड वो है जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है उसके बदले में मिलने वाला रिटर्न। अब ये तो तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो काफी कुछ आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा देखेंगे, एक होता है नॉर्मल मीनिंग। तो डिविडेंड की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, अब होता है कि हम मीनिंग तो समझते हैं लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्या एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स मिल गए हैं क्या आपको? डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मीनिंग था। लेकिन डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डिविडेंड की डेफिनेशन में एक इंटरम डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसमें एक टर्म आता है दैट वाज इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। तो चलिए थोड़ी सी गहराई समझेंगे। दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, क्या इससे पहले इंटरिम डिविडेंड सुना है? वेरी गुड। दो टाइप के डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। अगर मैं फाइनल डिविडेंड की बात करूं तो फाइनल डिविडेंड प्रपोज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे फाइनलाइज कौन करता है, मेंबर। कैसे फाइनलाइज करते हैं भाई, मीटिंग होती है और मीटिंग में क्या पास करते हैं, ओआर। तो ओआर के थ्रू फाइनलाइज होता है। ये डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ किया जाता है, एजीएम। व्हाट डू मीन बाय एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग। अब समझेंगे, आपकी कंपनी ने पूरे एक साल काम किया, फाइनेंशियल ईयर मुझे बताओ 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस पूरे साल भर में पैसा लगा, इन्वेस्ट किया, आपने एक बैलेंस शीट बनाई, उसमें आपका एक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और आप क्या करवाते हो, एजीएम कंडक्ट करवाते हो, एनुअल जनरल मीटिंग करवाते हो उस फाइनेंशियल ईयर की। उस एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बात प्रपोज करते कि हमारी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हम सोच रहे हैं इस साल हम डिविडेंड डिक्लेयर करें। तो शेयर होल्डर बैठ के यहाँ पर अपना अप्रूवल देते हैं कि हाँ हम डिविडेंड लेने को तैयार है, या फिर वो हाँ भी बोल सकते हैं, वो ना भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो फाइनलाइज कौन कर रहा है, मीटिंग में बैठे शेयर होल्डर। प्रपोज किया है रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर ने, हमने प्रपोज किया कि इस साल हमें लग रहा है कि हमें प्रॉफिट आपको बांटना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि नहीं इस साल हमें नहीं बांटना है, हमें एक्चुअल में एक अपकमिंग हमारा एक नया प्रोजेक्ट है उसमें हम पूरा प्रॉफिट लगाएंगे तो हमारा और इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, कल को और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी कि उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना। शेयर होल्डर क्या प्रेशराइज कर सकते हैं कि इस साल हमें डिविडेंड दीजिए, प्रॉफिट हमें अच्छा खासा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ही आपने भरोसा किया है ना, आपने कंपनी को पैसा दिया, दैट मीन्स किसको दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुम जो भी डिसीजन लोगे कंपनी के बेटरमेंट के लिए लोगे तो आप सही डिसीजन लोगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिमाग में अगर आता है कि डिविडेंड देना है तो वो मीटिंग में आएंगे और प्रपोज करेंगे कि हम आज इस साल डिविडेंड देने का सोच रहे। तो आप फाइनलाइज करोगे हाँ हम एक्सेप्ट करते, हाँ हम रिजेक्ट करते। अगर यहां खड़े होकर हम अगर डिक्लेयर करते तो, अगर हमने सोचा ही नहीं है डिविडेंड का तो क्या आप हमसे जबरदस्ती डिविडेंड ले सकते हो क्या? नहीं। तो मेंबर प्रपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं और फाइनलाइज कौन करता है, मेंबर्स। और कैसे करते हैं फाइनलाइज, ओआर पास करके, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ये जो डिविडेंड होता है, जो फाइनल डिविडेंड होता है वो एजीएम में ही मिलता है। मतलब साल की जो वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है उसी मीटिंग में ये डिविडेंड मिलेगा, उसके बिना कहीं और डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बिना अगर किसी और मीटिंग में अगर आप डिविडेंड देते हो तो उसे नॉर्मल डिविडेंड नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, इंटरिम डिविडेंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप के, एक होता है फाइनल डिविडेंड पूरे साल भर का चिट्ठा, और एक होता है इंटरिम। इंटरिम मतलब क्या होता है, मिडिल, बीच में दिए जाने वाला। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड विल बी प्रपोज एंड फाइनलाइज। प्रपोज भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनलाइज भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया और फाइनल भी खुद ही डायरेक्टर आपस में कर लेते कि इस साल हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये इंटरिम दिया कब जाता है, दो एजीएम के बीच में। मतलब अभी मैंने आपसे पूछा कब स्टार्ट होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च होता है। एजीएम कब तक हो जाती है, 2023 2024। ठीक है, अब 2023 से 2024 तक की जो एजीएम है वो कब होगी,
2000 सितंबर में होगी, 2024 के सितंबर में होगी। अब आपने आपने क्या किया है, या तो इससे पहले, मतलब कि 1 सितंबर में ऑलरेडी पुरानी मीटिंग हो चुकी होगी पिछले साल की, कब हुई होगी, 2023। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड क्या है, दो एजीएम के बीच में जो डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम। जो इस सितंबर की ही एजीएम में जो किया जाएगा, इस एजीएम में अगर डिक्लेयर किया होगा या फिर इस एजीएम में क्या होगा, उसे फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन जो एजीएम में नहीं किया जा रहा है, अदर देन एजीएम किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। तो लैंग्वेज देखोगे, डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम इज द इंटरिम डिविडेंड। क्लैरिटी है। वापस हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो डिविडेंड के अंदर क्या आता है, इंटरिम डिविडेंड भी। अगर मैं आपसे बोलूं डिविडेंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहला टाइप फाइनल, दूसरा टाइप इंटरिम। जो फाइनल डिविडेंड है कौन प्रपोज करता है, फाइनल कौन करता है, मेंबर्स। लेकिन यही चीज अगर मैं इंटरिम डिविडेंड के साथ बोलूं तो वही प्रपोज करते हैं, वही फाइनल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। डिक्लेयर कहां किया जाता है, डिविडेंड कहां डिक्लेयर किया जाता है, फाइनल वाला एजीएम में। और इंटरिम डिविडेंड कहां डिक्लेयर किया जाता है, इंटरिम डिविडेंड कहां डिक्लेयर किया जाता है, कोई भी मीटिंग में किया जा सकता है, लेकिन वो एजीएम में नहीं होता है। तो दो एजीएम के बीच में, कभी ना कभी तो दो एजीएम के बीच में ही होगा ना, एजीएम के अंदर नहीं हो रहा ना, तो दो एजीएम के तो बीच में ही होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब, हाँ बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फाइनल डिविडेंड में। अभी मैंने आपसे क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ खड़े हैं, हम इस साल आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, अब आप हमें अप्रूवल दीजिए। अब डिसीजन लेने के दो तरीके, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल। इन्होंने क्या बोला, ऑर्डिनरी भी पास करोगे तो हम क्या मान लेंगे कि आप क्या कह रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, डिविडेंड को एक्सेप्ट करो। क्लैरिटी है, पक्का। चलो अब आते हैं आपकी बुक में, हेडिंग बताइए क्या लिखा है, प्रॉफिट का मीनिंग बताया जा रहा है, और क्या बताया, एसरटेनमेंट मतलब क्या होता है, एसरटेन करना मतलब फाइंड करना, एसरटेन मतलब क्या होता है, फाइंड। क्या फाइंड कर रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए रीड करिए। जो प्रॉफिट अर्निंग है ये मेन ऑब्जेक्ट होता है भाई, हर बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। कंपनीज एक्ट ने प्रॉफिट वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। तुम नोटिस करोगे कि कंपनी प्रॉफिट टर्म बोलता ही नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपको डिविडेंड 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 बोलेगा। अगर वो प्रॉफिट बोल रहा है तो वो नॉर्मल भाषा में बोल रहा है, कंपनीज एक्ट में कहीं भी आपको ये प्रॉफिट टर्म नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी ना देते हम, प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट देते, पूरा प्रॉफिट उठा के थोड़ा ना देते। तो व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट का छोटा सा एक पार्ट है। जो डायरेक्टर्स को लग रहा है कि भैया ये डिविडेंड हमें, ये छोटा सा प्रॉफिट का पार्ट हमें बांटना चाहिए, तो कंपनीज एक्ट ने प्रॉफिट को नहीं डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ये जो केसेस है आपको क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में बता रहे कि भैया इन केसेस हम प्रॉफिट का मतलब क्या समझ रहे। सबसे पहले उन्होंने बोला हर बिजनेस का पर्पस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट कंपनीज एक्ट ने नहीं डिफाइन कर रखा है। प्रॉफिट एक तरीका का क्या है, कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है, टू स्पेसिफिक डेट। मुझे बताओ, इस साल हमने कहा कि हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमें हमें 50 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो 2 साल के एक डेट हमने ले लिया, उन डेट को क्या किया है, कंपेयर किया है। तो प्रॉफिट क्या है, अलग अलग केसेस से इन्होंने अपना अपना एक मीनिंग बनाया। इनके अकॉर्डिंग मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट क्या है, कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, दो स्पेसिफिक डेट का, दो अलग अलग ईयर का, दैट्स इट। ठीक है, जिसमें 1 साल का गैप होता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, वो जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। फिर उन्होंने बोला डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है बच्चा, डिविडेंड प्रॉफिट का एक शेयर है, एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि डेफिनेशन प्रॉफिट की नहीं है, तो अलग अलग केसेस के कंक्लूजन से आपको बता रहे कि वो प्रॉफिट से आपको क्या समझाना चाहते हैं। क्लैरिटी है। सेकंड सेकंड केस बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को, दैट्स इट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, However, not all the profit, अभी मैंने आपको बताया कंपनी का 50 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, सब डिविडेंड में लुटा देंगे। कुछ तो रखेंगे, कुछ तो रिजर्व में रखेंगे, कुछ तो भैया प्रोजेक्ट्स होंगे, भाई एक छोटा सा पार्ट दे रहे। तो ऑल द प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओनली डिविजिबल प्रॉफिट किया जाता है। तो व्हाट डू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट, वो पोर्शन जो हमने बांटने के लिए निकाला है। इसीलिए चैप्टर में क्या लिखा है,
डिस्ट्रीब्यूशन, एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। चलिए, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड बट ओनली आफ्टर, क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, जितने भी लॉसेस है, जितने भी रिजर्व्स है, उसे पहले अलग कर लो। आप कह रहे हो प्रॉफिट वाई, तो चलो इस प्रॉफिट में से क्या क्या करना है, जितना जो रिजर्व मेंटेन करना है, जो लॉ बोलता है उस रिजर्व में पैसा डाल दो। अब मुझे बताओ, इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े थे तुमने, डिबेंचर, डिपॉजिट, कुछ डीआरआर अकाउंट बनाना पड़ता था हर साल, कुछ 15%, कुछ 20% रिजर्व मेंटेन करना है। भाई पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर तुम बांट दोगे, कल को जो इनसे लोन लिया है तुमने, जो डिपॉजिट लिया है, रिडीम करना है कि नहीं करना, प्रेफरेंस शेयर से जो पैसे लिए रिडीम करना है कि नहीं करना, तो इन सबको बांटना भी तो है। तो आप ऐसे ही पूरा प्रॉफिट बांट नहीं सकते, आपको क्या करना होता है, सारे रिजर्व से अलग करने, देन जो भी आपके पास लॉसेस में उसे अलग करने, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपको क्या करना है, अपने शोल्डर को बांटने के लिए रखना है। क्लैरिटी है? हेडिंग बताओ क्या पढ़ी थी हमने इसकी, प्रॉफिट और एसेटेनमेंट, क्या डिविजिबल प्रॉफिट। पहले तो प्रॉफिट का मतलब इन्होंने कहा हर कंपनी कोई भी धंधा बिजनेस कर रहा है फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा मतलब प्रॉफिट से क्या है। ये कंपैरिजन है बिटवीन टू डेट्स, और वो जो दो डेट है उसमें 1 साल का गैप है, मतलब 2 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करें, दैट्स इट। फिर उन्होंने बोला डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, वो जो शोल्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का एक शेयर, छोटा सा एक पार्ट। पूरा प्रॉफिट कभी भी नहीं देते, प्रॉफिट में से कुछ चीजें डिडक्ट करेंगे। क्या क्या डिडक्ट करेंगे, लॉस करेंगे और क्या करेंगे, रिजर्व्स, उसके बाद ही हम आपको प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। क्लैरिटी है? डिविडेंड का मीनिंग, अब इन्होंने कहा भाई डिविडेंड ना एक लैटिन वर्ड से है, डिविडेंडा, एक्स्ट्रा लगा दिया, समथिंग टू बी डिवाइड। अब ये लैटिन सारे टर्म, अब क्योंकि सीएसईटी है नहीं तो एकदम स्पेसिफिक लैटिन टर्म तो पूछा नहीं जाने वाला, उसमें तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। डिविडेंड का मीनिंग बता के रखा है, डेफिनेशन बता के रखा है। डिविडेंड की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, इंटरिम डिविडेंड। अभी मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड तो बता दिया। चलिए, डिविडेंड इज नॉट डिफाइंड, डिविडेंड भी डिटेल में नहीं डिफाइन किया है। डिविडेंड की भी डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिविडेंड इंक्लूड करता है इंटरिम डिविडेंड, ओनली इंटरिम डिविडेंड इज मेड पार्ट ऑफ इट। जब डिविडेंड की डेफिनेशन देखेंगे तो सिंपल क्या लिखा है, ये इसका पार्ट है, लेकिन मैंने आपको मीनिंग दे दिया। डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या लिखा है इन्होंने अजीब सा, पहली बार देख रहे हो, सेक्रेटेरियल क्या लिखा है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3, पहली बार देख रहे हो। चलो अब थोड़ा पहले कंसेप्ट को समझेंगे। अपने इंस्टीट्यूट को जानते हो, नाम बताओ, आईसीएसआई। ये आईसीएसआई बोलता है कि हमें ना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए। कुछ सुनी सुनी सी बातें हैं, सीएसडीटी में पढ़ा था कि भाई एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। अब थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। हम चाहते हैं एक कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम करे, उसके लिए कंपनीज एक्ट जो बोलता है सीएस आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम एक्स्ट्रा और आईसीएसआई ने खुद से अपनी तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 कहाँ सुना है, अकाउंट में सुना है, 11 12 में सुना है, यहां पर भी आप सुन रहे हो थोड़ा बहुत। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया है, सीए इंस्टीट्यूट ने। ऐसे ही आपके भी खुद के स्टैंडर्ड्स है, आईसीएसआई ने भी आपके स्टैंडर्ड्स बनाए, दैट वाज एसएस, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 4। टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 4। ये स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि आपको किसी कंपनी को जब लॉ फॉलो करवाना है तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो करो, प्लस हम जो स्टैंडर्ड्स बोलेंगे वो भी एक्स्ट्रा कंप्लाई आपको करने पड़ेंगे। तो एज अ सीएस आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट का भी, और आपके खुद का इंस्टीट्यूट जो स्टैंडर्ड्स बोलता है उसे भी आपको फॉलो करना होगा। तो टोटल कितने स्टैंडर्ड्स है, 4। पहला स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो कंपनीज एक्ट बोलता है वो तो फॉलो करवाओ, प्लस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 में भी और डिटेल बता के रखा है कि भैया मीटिंग को आपको और बेटर तरीके से कैसे करवाना है। स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है, जनरल मीटिंग कैसे अच्छे तरीके से करवाना है। स्टैंडर्ड 3 कैसे बोलता है, डिविडेंड की पूरी डिटेलिंग बोलता है, जो ये चैप्टर डिविडेंड को लेकर है। एंड स्टैंडर्ड 4 क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट बनानी है ना उसे किस तरीके से बनाना है। तो कुल मिलाकर कंपनीज एक्ट में जितनी बातें हैं सीएस को वो तो फॉलो करना है, प्लस ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का भी ख्याल रखना है, मतलब दोनों कंप्लाई होने चाहिए। तो क्या क्या कंप्लाई होना चाहिए, एसएस 1 2 3 4। एसएस 1 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। 2 क्या बोलता है, जनरल मीटिंग। 3 क्या बोलता है, डिविडेंड। 4 क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
अब ये बार बार बोलेंगे हम SS3 की बात करें तो क्लिक होना चाहिए। SS3 क्या है? डिविडेंड। SS1 क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। 4 क्या है? रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 क्या है? अगर यहां पे उन्होंने बोला कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 है, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? इस पूरे चैप्टर में 3 की ही बात की जाएगी। जब हम बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे तो किस SS की बात की जाएगी? 1। 4 भी आएगा जब उसकी रिपोर्ट की बात आएगी। मीटिंग की बात आएगी तो SS1, उसके रिपोर्ट की बात आएगी तो 4। जनरल मीटिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या आएगा? SS2। तो कुल मिलाकर ये आपके स्टैंडर्ड्स है, आपको तो याद होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो चाहे ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड तो याद होने चाहिए। 4 ही है, ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है, ठीक है। चलो SS3। SS3 क्या बोलता है? डिविडेंड को लेकर बात है। चलिए, SS3 ने डेफिनेशन दे रखी है, कंपनीज एक्ट ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? डिविडेंड मतलब क्या भैया? इंटरम डिविडेंड इंक्लूड करता है, दैट्स इट। इन्होंने कहा हम डेफिनेशन देंगे। हमारे अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम है जो किसको दिया जाता है? मेंबर को दिया जाता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट और वेरेवर परमिटेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर द पर्पस। कुल मिलाकर उन्होंने बोला ये एक पैसा है, एक अमाउंट है जो मेंबर को दिया जाता है, किससे निकाल के? कंपनी के प्रॉफिट से। और अगर कंपनी अलाउ कर रही है तो हम फ्री रिजर्व से भी ये पैसा निकाल कर दे सकते। तो या तो डायरेक्ट प्रॉफिट से निकालो या फिर प्रॉफिट का पैसा पहले फ्री रिजर्व में गया फिर फ्री रिजर्व से निकालो, दैट वाज डिविडेंड। तो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट ने नहीं दी है। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या बोलता है? डिविडेंड इंक्लूड इंटरम। SS3 डेफिनेशन देता है, क्या बोलता है? डिविडेंड वो पार्ट है मेंबर्स को दिया जाता है या तो प्रॉफिट से निकालकर, और अगर अलाउ किया गया है तो फ्री रिजर्व। लेकिन फ्री रिजर्व भी क्या है? प्रॉफिट का ही पार्ट पहले फ्री रिजर्व में डालते हैं और फ्री रिजर्व से ही प्रॉफिट के फॉर्म में आपको दिया डिविडेंड निकाल के। क्लियर है? चलिए आ जाओ। डिविडेंड में दो इंपॉर्टेंट चीज है। डिविडेंड जब आप पढ़ोगे तो उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला क्या? पेमेंट कहां से निकाल कर दे रहे हो? प्रॉफिट। फिर वो क्या कह रहे हैं? एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड क्या हो रहा है? कुछ एसेट्स है जिसे क्या किया जा रहा है? रियलाइज किया जा रहा है। अब ये रियलाइज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल बोनस जानते हो? बोनस समझते हो? बताओ जरा बोनस क्या होता है? वेरी गुड। बोनस मतलब क्या था? बोनस शेयर्स मतलब क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मुझे बताओ क्या एक्चुअल में आपसे कोई पैसा लिया जा रहा था क्या? बस क्या किया जा रहा था? ओनरशिप बदल रही थी, बस ओनरशिप बदल रही थी। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है स्टॉक डिविडेंड। हम यहां पर जो डिविडेंड की बात करें ना, किसकी बात करें? कैश डिविडेंड की बात करें, स्टॉक डिविडेंड की बात नहीं करें। तुम याद करो जब हम बोनस पढ़ रहे थे उसमें साफ बोला था बोनस आप डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते। डिविडेंड देना मतलब आपको प्रॉफिट का जो पार्ट देना है वो कैश में ही देना है, क्योंकि बोनस में तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? शेयर दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में पैसा ले रहे हो उनसे। उनका ही डिविडेंड जो बचा था उसी को आपने क्या किया? इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एग्जांपल, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं 10 रुपए दूंगा, डिविडेंड दूंगा, कितना? 10 रुपए, लेकिन क्या दूंगा? पर शेयर। एक शेयर अगर आपके पास है तो क्या मिलेगा आपको? 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास कितने शेयर है? 100। कितने शेयर है? 100। एक शेयर में कितना मिल रहा था? 10, तो 100 में कितना मिलेगा? 1000 मिल जाएगा। ये कैश बांटने का सोचा है। एक्चुअली यहाँ पे जो रियलाइज कह रहे हैं, रियलाइज बिकॉज ऑफ द कंपनी फिजिकली गिवन यू कैश, आपको फिजिकली कैश दिया जा रहा है, कंपनी के पास से कुछ जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड में दो चीजें होती है, पहला प्रॉफिट से निकाल के दिया जाता है और दूसरा क्या बोल रहा है? एसेट आपको दिए जा रहे, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में से कैश निकल कर आपको मिल रहा है, बैलेंस शीट में कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कुछ कम हो रहा है, मैं ये कहूंगी रादर। लेकिन बोनस में ऐसा कुछ होता है क्या? बोनस में ऐसा कुछ होता है क्या? इन्होंने बोला फिजिकली आपको दिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही हम कॉन्ट्रास्ट किसकी बात करेंगे? कंपनी गिव शेयरहोल्डर एडिशनल शेयर। वो एडिशनल शेयर क्या है? बोनस। कंपनी ने डिसाइड किया कि आपको बोनस शेयर्स दे देंगे। क्या देंगे? बोनस शेयर। नॉट एक्चुअली रियलाइज द एसेट। क्या एसेट एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है क्या? क्या बैलेंस शीट में बस सिचुएशन चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है। यहां से प्रॉफिट के पार्ट में से बस आपको हमने क्या दिखा दिया? इक्विटी दिखा दिया। लेकिन क्या आपके पास कुछ गया है क्या कैश के फॉर्म में? नहीं, एसेट गया। नो फिजिकल फाइनेंशियली एसेट लीव द कंपनी, कंपनी से कुछ जा नहीं रहा है।
जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश में एक्चुअल में फिजिकली कैश आपके पास आता है, बोनस में कुछ नहीं हो रहा, बस बैलेंस शीट में इधर का उधर हो रहा है, दैट्स इट। तो रीशफलिंग बस कर रहे हैं ओनरशिप विद इन दी कंपनी। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि डिविडेंड में दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली क्या, प्रॉफिट में से, दूसरा क्या, कुछ एसेट है जो रिलीज हो रहे, रियलाइज हो रहे। तो यहाँ बस आपको यही समझाया जा रहा है जो कंसेप्ट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। बोनस राइट यू शुड नॉट कंसीडर डिविडेंड, हम इसे डिविडेंड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि फॉर्मर डज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे एसेट को रिलीज तो किया जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ उन्होंने बस ये बोला। यहाँ पर आ जाओ, एक मिनट, ये वाला पोर्शन, एवरी ट्रेडिंग कंपनी हैज इम्प्लाइड inherent power to distribute is net earning profit in the shareholder in the shape of the dividend। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी। हेडिंग देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड में दो चीजें आती है, एक है फाइनल, दूसरा क्या होता है, इंटरम, ठीक है। समझो, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, इवन इंपॉर्टेंट इट इज नॉट, क्या लिखा है, एक्सप्लिटली, मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक्सप्रेस बोल सकती हूँ। इट इज नॉट एक्सप्रेस स्टेटेड इन दी कंपनीज। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम बोलते हैं कि मेन फाउंडेशन वाले डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बिना कंपनी नहीं बन सकती। वेरी गुड, कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल। साफ साफ बोला है, अगर आपकी कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम नहीं अलाउ करता है तो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि ये पावर आपको कौन दे रहा है, कंपनीज एक्ट। सबसे ऊपर तो कंपनीज एक्ट है ना, उसके नीचे मेमोरेंडम, उसके नीचे आर्टिकल, उसके नीचे डायरेक्टर। डायरेक्टर ने कहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जब आर्टिकल में खुल के देखा तो आर्टिकल में लिखना ही भूल गए, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल में लिखा हो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको कंपनीज एक्ट पावर दे रही है, आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कंपनीज आर्टिकल में रेगुलेट, आप क्या लिख सकते हो, डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा उसकी प्रोसेस बता सकते हो। आप अपने आर्टिकल में प्रोसेस बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आपका आर्टिकल कुछ मिस कर देता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली बात मिसिंग हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज एक्ट आपको बोलता है बिना कुछ लिखे भी आप अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वाली लैंग्वेज फटाफट रीड करो यहाँ से, एवरी से, और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करी है। आ रही है समझ में, क्या बोल रहा है बताओ। तो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, वो अब एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, प्रोसेस आपको बताना है बता दो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इनकेस मिसिंग है तो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। हर जगह हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, अदरवाइज क्या करो, ऑल्टर करो, उसमें डालो फिर करो। डिविडेंड जैसी इंपॉर्टेंट चीज को उन्होंने बोला नहीं भी लिखा होगा तो भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ऑल्टर ऑल्टर करने को नहीं बोला जा रहा। कंपनीज एक्ट ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आर्टिकल में भी दिए हुए आपके पास पावर है डिक्लेयर करने का। इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इतने छोटे से पैराग्राफ में बताता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ वही बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। बोनस में कुछ एसेट है ना कंपनी से जा नहीं रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए ये क्या है, डिविडेंड नहीं। तो डिविडेंड में दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला प्रॉफिट, दूसरा क्या है, सम एसेट्स कंपनी से जाएगा, ठीक है, रियलाइज होगा। कुछ केसेस दिख रहे हैं। अभी आपने पढ़ा क्या, डिविडेंड, ठीक है। स्टार्टिंग से वापस, सबसे पहले आपने हेडिंग देखी प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एसरटेन करते हैं। प्रॉफिट का मीनिंग कहीं नहीं है, डिविडेंड का भी दे रखा तो एवई वाला दे रखा है, आपके SS3 ने डेफिनेशन दी है। सबका कंक्लूजन क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट है, पूरा प्रॉफिट दिया नहीं जाता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही प्रपोज करेंगे, फाइनल करवाएंगे किससे, शेयरहोल्डर से। ये सारे कंसेप्ट पढ़े तो जितने भी केसेस होंगे उन सारे केसेस का कंक्लूजन यही सब घिसे पट्टा होगा। आ जाओ, डिविडेंड जो पेमेंट किया जाता है ये क्या किया जाता है, टिपिकली कैसे किया जाता है, पीरियोडिकली किया जाता है। अभी मुझे फाइनल डिविडेंड की कहानी बताओ, कब किया जाता है, एवरी एजीएम में। अगर एजीएम में नहीं किया है तो हम मान लेंगे वो क्या आपका इंटरिम है, ठीक है। द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड दिस डेट आर ऑफ्टन कंसीडर, इन्होंने कहा तो हम उसे क्या मानेंगे, हम मानेंगे भैया आपने कुछ बोनस दे रखा है स्पेशल डिविडेंड, वो स्पेशल डिविडेंड क्या है, इंटरिम दे रखा है। अगर आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में दे रखा है दैट वाज एजीएम,
तो हम मानेंगे वो फाइनल है, अदरवाइज वो हमारे लिए कुछ और है। नेक्स्ट, डिविडेंड रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर ऑफ द प्रॉफिट या फिर इनकम ऑफ द कंपनी गिवन टू इट्स शेयर होल्डर, मीनिंग है। नेक्स्ट, डिविडेंड मस्ट रिप्रेजेंट प्रपोर्शनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। डिविडेंड क्या दिया जाता है, शेयर के प्रपोर्शन के हिसाब से आपका कितना शेयर है, भैया आपका 10% तो 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, मेरा 50% तो 50% के हिसाब से, तो प्रपोर्शनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट बेस्ड ऑन द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। पेमेंट अनरिलेटेड टू प्रॉफिट लाइक लोन्स एडवांस डू नॉट क्वालिफाई एज अ डिविडेंड। ये सारी चीजें जो आपने शेयर को लोन वगैरह दे दी, ये डिविडेंड थोड़ी ना है। डिविडेंड तो प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो प्रोपोर्शनल बेसिस में मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट, डिविडेंड मस्ट मेंटेन सेम कैरेक्टर एज अ प्रॉफिट, कैन नॉट चेंज देयर नेचर सिंपली बिकॉज दे आर पेड आउट टू शेयर होल्डर। प्रॉफिट और डिविडेंड एक ही है, दोनों का नेचर सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, डिविडेंड इस प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट है, दैट्स इट। है तो प्रॉफिट ही ना। इसे डिविडेंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये पोर्शन देने वाला है। प्रॉफिट पूरा का पूरा देने थोड़ी ना वाला होता है, मैंने कहा ये पूरा प्रॉफिट है, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये डिविडेंड है, क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसे लॉस से सेट ऑफ या फिर रिजर्व्स वगैरह देखे जाते। फर्स्ट बेंच पे बैठना बेटा। चलो, तो सबका कंक्लूजन क्या है, सबका कंक्लूजन क्या है, डिविडेंड की डेफिनेशन, दैट्स इट। डेफिनेशन में बार बार बोला जा रहा है एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट प्रपोर्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, ये सारी बातें क्लियर है, पक्का। पूरे केसेस का कंक्लूजन। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। इंटरेस्ट जानते हो, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा, डिबेंचर डिपॉजिट, उन सब में क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। चलिए, दोनों में डिफरेंस बिटवीन, इंटरेस्ट क्या है, जो बोरोड कैपिटल है उसका रिटर्न है, और ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट का है, शेयर कैपिटल का रिटर्न है। नेचर क्या बोला, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये क्या बोलता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय एप्रोप्रिएशन, पार्ट आपने जो निकाल के रखा, स्पेसिफिक अगर मीनिंग लिखो तो लिखो सेटिंग असाइड मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आपने प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो निकाल के रखा देने के लिए, दैट वाज डिविडेंड। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने निकाला, वो स्पेसिफिक पर्पस आपका क्या था, डिविडेंड। देखो इस चैप्टर में डिविडेंड है, लेकिन एप्रोप्रिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए, कहीं और भी तो यूज होगा इंग्लिश वर्ड। ठीक है, एप्रोप्रिएशन मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला गया, यहाँ हमारा स्पेसिफिक पर्पस का एक छोटा सा पार्ट निकालने का, डिविडेंड के फॉर्म में देना। चलिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड में पहला डिफरेंस, ये रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सेकंड क्या बोलता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो भैया कुछ तो इंटरेस्ट दो, और ये क्या कह रहा है, ये प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट दे रहे। कैलकुलेशन, चलिए, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, लाइबिलिटी विच हैज टू बी चार्ज इवन इफ दी, इन्होंने कहा आपकी कंपनी को लॉस होता है प्रॉफिट होता है, हमें कोई लेना देना नहीं, बैंक ने बैंक से लोन लिया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट होता है तो पूरे खर्चे वर्चे कट कर कर बांट दो। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे ना। लोन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, देना ही पड़ेगा, हमें लेना देना नहीं है, फायदा नुकसान। लेकिन आप इक्विटी शेयरहोल्डर को तब डिविडेंड देते हो जब आपको क्या होता है, फायदा होता है। चलो, कमिटमेंट, इंटरेस्ट एक क्या है, कमिटमेंट है, इन्होंने कहा हमारे कोई कमिटमेंट नहीं है, लॉस नहीं होगा तो नहीं देंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर को तो पता है ना ये सारी बातें। नेक्स्ट, किसको दिया जाता है इंटरेस्ट, लेंडर्स को, क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को। इक्विटी को तो पता है, प्रेफरेंस भी याद करो, सरप्लस होगा तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेटिंग वाला भी था ना, तो वो भी आ जाता है। एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक तरीके का क्या है, खर्चा है, जो लॉस होने पर भी देना पड़ता है। इन्होंने कहा भैया ये खर्चा नहीं है, ये एक तरीके का उनका क्या है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, क्योंकि नहीं होगा, अगर हमारी कंपनी को फायदा नहीं होगा, लॉस होगा तो फिर नहीं देना, तो खर्चा तो ये है नहीं। इंटरेस्ट को क्यों खर्चा बोला, भैया फायदा नुकसान खर्चा है, देना तो पड़ता ही है, मैंडेटरी है, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, प्रॉफिट जब होगा तब आप दीजिए, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी, कहीं और इन्वेस्टमेंट प्लान से तो वहां दीजिए। देन यहाँ पे रेट क्या होता है, इंटरेस्ट में फिक्स होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ प्रेफरेंस है, बट फ्लैक्चुएट होता है इक्विटी। क्यों, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। इंटरेस्ट तो फिक्स कर दे भैया 9% देना, तो भैया फायदा नुकसान कुछ भी हो मार्केट में हमें फर्क नहीं पड़ता, 9% ही देना पड़ेगा। क्लैरिटी, पक्का, पढ़ क्या रहे, पहला डिफरेंस बताओ क्या है। इंटरेस्ट क्या बोलता है, रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल, ये क्या बोलता है, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है,
क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा उसका, लॉस भी तब भी देना पड़ता है, फिक्स्ड है क्योंकि, ठीक है। शेयर डिविडेंड क्या बोलता है, अप्रोप्रिएशन। फिर क्या बोलता है कैलकुलेशन, लाइबिलिटी है, नुकसान होता है तो भी देना पड़ता है, इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का कमिटमेंट है, डिविडेंड कमिटमेंट नहीं है। ये क्रेडिटर डिबेंचर लेंडर्स को देना पड़ता है, ये इक्विटी प्रेफरेंस को देना पड़ता है, इसे हम एक्सपेंस खर्चा ट्रीट करते हैं, इसे खर्चा ट्रीट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रोविजन रिलेटेड टू डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी जानते हो कौन सी, नॉट फॉर प्रॉफिट, वेरी गुड। क्या ये डिविडेंड देती थी, ये डिविडेंड नहीं देती थी, वेरी गुड। प्रॉफिट हमेशा से री इन्वेस्ट किया जाता है। यहां जितने शोल्डर आ रहे भैया सेवा भाव से आ रहे, डोनेशन दिया उन्होंने, प्रॉफिट की कोई इच्छा ना रखे, क्लैरिटी है। हम यहाँ कुछ टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हैं जो डिविडेंड को लेकर अपना कुछ अलग प्रोविजन रखते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी, दूसरा क्या लिखा, निधि कंपनी, देन प्रोड्यूसर कंपनी, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ कुछ 4 टाइप की हम कंपनीज पढ़ेंगे, इनका जो प्रोविजन है नॉर्मल कंपनी से के कंपैरिजन प्रोविजन डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी की बात करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी ने तो साफ बोला प्रोहिबिटेड है, डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, डिविडेंड टू इट्स मेंबर प्रोहिबिटेड, अप्लाइड ओनली द प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी तो फिर भी आप जानते हो, सेक्शन 8 कंपनी क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग वापस पढ़ो। कुछ अलग टाइप की कंपनीज पढ़ने वाले जिनका डिविडेंड को लेके जो भी प्रोविजन है नॉर्मल कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। पहला सेक्शन 8 कंपनी, इनका क्या ओपिनियन है, क्या करते हैं ये, री इन्वेस्ट करते हैं। इनको बोला मेंबर को तो बांटना ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है, आपको करना है जो भी प्रॉफिट वापस से री इन्वेस्ट करो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें। सेकंड रीड करो क्या बोलता है, निधि कंपनी, रीड करो क्या बोला है निधि कंपनी, वेरी गुड। निधि कंपनी की लिमिट है, अभी नॉर्मल कंपनी में कोई लिमिट पढ़कर आए क्या, कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट है दे दो ज्यादा, कम है दे दो कम, नहीं है मत दो। निधि कंपनी ने साफ लिमिट दे रखी है, नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन अ फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में 25 से ज्यादा मत देना, ये इनकी खुद की पॉलिसीज है। जो हमने निधि कंपनी की डिटेलिंग पढ़ी थी उसमें भी होगा, अब क्या उधर आए तो इतना याद नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे इकट्ठा होकर पूरा क्लब हो जाएगा, क्लैरिटी है। सेक्शन 8 निधि। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, पहले तो मीनिंग बताओ। फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम थे, ठीक है चलिए वेरी गुड। रीड करेंगे। डिविडेंड्स टर्म एज अ लिमिटेड रिटर्न। प्रोड्यूसर कंपनी में डिविडेंड की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लिमिटेड रिटर्न। मतलब डिविडेंड का मतलब बताओ क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी तो रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न किस टाइप का है, लिमिटेड नेचर का। ये रिटर्न किस टाइप का है, लिमिटेड रिटर्न। चलिए मैक्सिमम डिविडेंड एज द आर्टिकल ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी में स्पेसिफाई। अब जब प्रोड्यूसर कंपनी अपना आर्टिकल बनाएगी उस आर्टिकल में वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है वो स्पेसिफाई कर सकती है, खुद का अपना कस्टमाइज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378E of the Companies Act 2013, producer company, the surplus if any remaining after making the provision of the payment of the limited return reserve, जो भी इस सेक्शन में स्पेस है, may be distributed। ये क्या लिखा है, पेट्रॉन्स बोनस नीचे, मतलब क्या होता है इसका, रीड करो फटाफट रीड करो, नीचे मीनिंग दे रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें वो प्रेफरेंस शेयर याद आ रहे हैं, उसके टाइप्स याद आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट वाला जो था वो क्या बोलता था, एक फिक्स डिविडेंड तो है, लेकिन अगर डिविडेंड आपकी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो प्रॉफिट होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा। वापस हमारे प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एग्रीकल्चर किसान भाई लोग उनकी एक बनाई हुई कंपनी है, उनमें डिविडेंड टर्म यूज ना करके उसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिटर्न। ये लिमिटेड रिटर्न टर्म जो वो यूज करे वो क्या करते हैं, अपने आर्टिकल जब बनाते ना तो आर्टिकल बनाते वक्त वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर देते, हम इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन वो इस टाइप का क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बोनस दे सकते हैं। ये तब दिया जाता है जब कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा
सरप्लस अर्न करेगी तो फिर इस टाइप के बोनस दिए जाते हैं, दे सकते हैं अमंग्स द मेंबर प्रपोर्शन टू देयर पार्टिसिपेशन। हमेशा जब भी डिविडेंड दिया जा रहा है, आपको रिटर्न दिया जा रहा है, आपके प्रपोर्शन के हिसाब से ही दिया जाएगा, तो ये भी प्रपोर्शन के हिसाब से ही बात कर रहा है। आइदर इन कैश बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं कैश, और फिर क्या बोल दिया इक्विटी शेयर अलॉट। तुम नोटिस करोगे बोनस टर्म यूज किया उन्होंने, मतलब या तो आपको कैश दिया जा रहा है या तो आपको क्या दिया जा रहा है बोनस। इक्विटी में आपको इक्विटी दिया जा रहा है बोनस के फॉर्म में, जबकि नॉर्मल कंपनी में हमने क्या पढ़ा है आपको बोनस देना अलाउड नहीं है। अदरवाइज आप बोनस दे सकते हो, लेकिन आपने कहा कि हमें चलो इस साल डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड अगर आपको नॉर्मल कंपनी को देना है तो आप कैश ही दोगे, डिविडेंड बोलकर बोनस नहीं टिकाओगे, ठीक है। कैश में देना इज डिविडेंड, बोनस देना इज डिफरेंट नॉर्मल कंपनी में। लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी में उन्होंने क्या बोला कैश भी अलाउड है और बोनस भी जब आपका सरप्लस अमाउंट होता है तो। एज मे बी डिसाइड बाय द मेंबर, मेंबर जनरल मीटिंग में जैसा डिसाइड कर ले। क्लैरिटी है। 3 कंपनीज पड़ी, पहली कंपनी सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या बोलता है साफ बोलता है भैया हम तो डिविडेंड नहीं बांटते। निधि कंपनी क्या बोलती है एक साल में 25% से ज्यादा नहीं। तीसरा पॉइंट प्रोड्यूसर कंपनी क्या बोलती है हम एक लिमिट कर देंगे और अगर ज्यादा सरप्लस होगा तो हम कैश भी दे सकते हैं और बोनस भी दे सकते हैं। क्लैरिटी है, जैसा मेंबर मीटिंग में आपस में डिसाइड कर ले। एक और क्या लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग दोनों हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके कंटेंट को अच्छे से रीड करो। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन प्राइमली यूज फॉर दी कंपनी का काम क्या है नॉन प्रॉफिट पर्पस। क्या मैं इसे सेक्शन 8 कंपनी बोल सकती हूँ? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन इसका पर्पस क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है नॉट प्रॉफिट, तो ये सेक्शन 8 कंपनी वाली ट्रीटमेंट नहीं होगी इसकी। सेक्शन 8 कंपनी, अब सेक्शन 8 कंपनी वाला काम है, इन्होंने बोला प्राइमली यूज करती है नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस एंड द प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड। अब जैसे सेक्शन 8 कंपनी की बातें आ जाती है, नॉट प्रॉफिट की बात आ रही है, तो ये क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे वापस री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट एंड यूज प्रमोटिंग द नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी ऑल्दो कंपनीज एक्ट नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं कर रखा है। हाउएवर आर्टिकल प्रोवाइड ऑल द इनकम प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने अपने आर्टिकल में अगर लिख दिया, क्या लिख दिया कि भैया आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। कुल मिलाकर सेक्शन 8 कंपनी अलग है, सेक्शन 8 कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली ही है। इन्होंने बना कौन सी ली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब तुमने गारंटी वाली कंपनी बना ली और उसमें तुमने नॉन प्रॉफिट का काम करने का सोचा है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज एक्ट आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन आपने अपने आर्टिकल में खुद से डाल दिया है कि हम पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आपने खुद ही आर्टिकल में लिख दिया है तो क्या आप डिविडेंड दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते। कंपनीज एक्ट साइलेंट है क्योंकि आप गारंटी वाली हो, क्योंकि वो सेक्शन 8 को लेकर बोलता है। लेकिन आपने सेक्शन 8 वाला काम करना चालू कर दिया है और अपने आर्टिकल में लिख दिया है कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, तो फिर आप नहीं देंगे। अगर आपने अपने आर्टिकल में नहीं लिखा है तो फिर आप दे सकते हो। तो टू बी स्पेसिफिक कि आर्टिकल में लिखा है कि हम प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे तब आप डिविडेंड नहीं बांटोगे। टोटल 4 कंपनी, पहला तो सेक्शन 8 री इन्वेस्ट करता ही है, दूसरा क्या बोलता निधि 25% से ज्यादा नहीं देने का एक साल में, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है आपका एक रिटर्न, ठीक है। अगर सरप्लस होता है तो आप कैश दो बोनस दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलाउड है। आखिरी वाला क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन प्राइमरी आपकी एक्टिविटीज कौन सी हो रही है नॉट फॉर प्रॉफिट, और आपका आर्टिकल साफ बोलता है री इन्वेस्ट करने का, तो यस आप भी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों कंसीडर हम करें क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया, तो हैविंग नॉट हैविंग फर्क नहीं पड़ता दोनों, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? वापस चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले हेडिंग बताओ क्या पढ़ा प्रॉफिट और एसेटमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरी हेडिंग क्या थी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर अभी क्या पढ़ा हमने, फिर हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड में डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कुछ अलग टाइप की कंपनीज भी है जो डिविडेंड को लेकर कुछ अलग बातें करती है, जो हमने देख लिया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एक तरफ फाइनल दूसरी तरफ इंटरिम। कंसेप्ट क्लियर है? एक बार फिर से दिखा रही हूँ। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। फाइनलाइज कौन करता है? मैंने आपको प्रपोज फाइनलाइज सिंपल भाषा में बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लोग टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, टेक्निकल टर्म सुनना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा रिकमेंड, और यहाँ पे जो फाइनलाइज लिखा है ना इसमें लिखा होगा डिक्लेयर, यहाँ क्या लिखा होगा डिक्लेयर।
तो डिक्लेयर का मतलब ये मत समझना डिक्लेयर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, उनका ये मतलब है कि जो डिक्लेयर किया गया है उसे अप्रूवल उसको फाइनलाइज करने वाले कौन होते हैं, मेंबर होते हैं। क्लैरिटी है। इंटरिम में बोला भैया प्रपोज फाइनलाइज मतलब रिकमेंड और डिक्लेयर सब करने वाले कौन होते हैं, खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्हें शेयरहोल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया है तो और डिफरेंस बिटवीन चले। सबसे पहला मीनिंग, ये इंटरिम को क्या बोल दिया, दो ईजीएम के बीच में किया जाता है, और ये तो क्या बोल दिया, वन एंड ओनली कहा, एजीएम में। लेकिन मीनिंग अच्छे से पढ़ो, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या लिखा है, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन डिक्लेयर बाय मेंबर। अब ये मत सोचना डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या मेंबर कर रहा है, डिक्लेयर मतलब ये अप्रूवल दे रहा है, वो ये कहना चाह रहे, फाइनलाइज कर रहा है, वो ये कहना चाह रहे। ठीक है, चलिए। पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, मेंबर, मतलब हाँ बोलने की पावर किसके पास है, मेंबर। इन्होंने कहा भैया सारी चीजें किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, इंटरम को लेकर। मीटिंग कौन सी मीटिंग में होता है, एजीएम। इन्होंने कहा भैया कौन सी मीटिंग में होता है, जब सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करे तो उनकी खुद की मीटिंग में ही होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आफ्टर द एंड ऑफ द, कब करते हैं ये, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, अमाउंट कैलकुलेट होता है भैया कितना प्रॉफिट देना चाहिए, तो एजीएम में होगा जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है, रीड करो क्या लिखा है, डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ, प्रोविंशियल का मीनिंग लिखो, एस्टिमेटेड, इनकम्प्लीटेड। अभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुए, हमने एस्टिमेटेड बेसिस में, हमने एस्टिमेटेड बेसिस में क्या कर रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से कंक्लूड कर रखा है कि इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अजम्पशन बेसिस बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, पनस सब बढ़िया ना बेटा, मोबाइल में कुछ खराब हो गया तो मुझे दिखा दे, मैं ठीक कर दूंगी। चलो, तो आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, हमें लग रहा है कि आने वाला जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, तो चलो हम बीच में ही इंटरम डिविडेंड दे देते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है एकदम फाइनल हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड कह रहा है एकदम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होगा तब देख समझ कर देना। इंटरिम क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट भी होगा, एस्टिमेटेड बेसिस में आपने जो प्रॉफिट निकाला है उस बेसिस में आप अभी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट, एक ही बार दिया जाता है फाइनल डिविडेंड, और इंटरिम क्या बोला, मोर देन वंस, एक से ज्यादा दे सकते हो, दो दो, कोई मर्जी आपकी है ना। फिर कहां से निकालेंगे प्रॉफिट, सोर्स क्या है फाइनल, उन्होंने कहा भैया बैलेंस शीट आपकी बन गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया है, प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट से निकालो। इन्होंने बोला सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरिम बीच में आपको दिखने लगा है, या फिर प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी क्वार्टरली आपको पता चल गया है। ये 3 महीने का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, बाकी का गेस किया कि हाँ अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, तो हमने निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड बेसिस में चल रहा है। क्वांटम ऑफ डिविडेंड, मेंबर कैन नॉट डिक्लेयर, इंपॉर्टेंट, ये स्पेसिफिक जो क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटम की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, मेंबर कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ओवर एंड अबव द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि भैया 5 करोड़ का प्रॉफिट रखा है हमारी बैलेंस शीट में, हमें इसमें से 1 करोड़ ही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना रिकमेंड किया, 1 करोड़। मीटिंग में बैठे मेंबर बोल रहे यार थोड़ा ज्यादा कर दो यार, बढ़ा सकते हैं क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये जो रिकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शांत है तो आपको तो डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1 करोड़ बोला तो आप 1 करोड़ ले सकते हो, या तो उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, वापस रीड करो, मेंबर कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ओवर एंड अबव द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। क्लैरिटी है। ये क्या बोलता है, नॉट डिक्लेयर एट द रेट हायर देन, इन्होंने एक लिमिट बता के रखी है। ठीक है, इस लिमिट की डिटेलिंग हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझ में आ जाए तो वेरी गुड। इनकी भी एक लिमिट है, नॉट बी डिक्लेयर एट द हायर रेट देन, क्या लिखा है, आओ रीड करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करना है डिविडेंड का, द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट होता है 3 करोड़ का, दूसरे में होता है कितने का, 6 करोड़ का। ठीक है, फिर कितना होता है, 4 करोड़ का। एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालते हैं, कितना हो गया, कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे कि भैया आपको जो करना है ना इंटरिम, 4 करोड़ से ज्यादा मत करना। तो यहां इन्होंने एक लिमिट लगा दी है। यहां क्या लिमिट थी, फाइनल डिविडेंड को लेके क्या लिमिट थी,
जितना डायरेक्टर बोलेंगे उससे ज्यादा नहीं, अब डायरेक्टर की मर्जी, उसको जितना बोलना है बोले। इंटरिम क्या बोलता है कि पिछले 3 साल का देखो प्रॉफिट, उन 3 साल का क्या निकालो एवरेज, उसका जो एवरेज होगा उससे ज्यादा आप इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि अभी फाइनल खत्म नहीं हुआ है, साल खत्म हो जाने दो। अभी तुम्हारा एस्टिमेशन बेसिस में फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, आप एस्टिमेटेड बेसिस में जो आप कर रहे हो ना, इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए, तो हमने बस आपको एक लिमिट तय कर दी है। क्लैरिटी है? हाँ। डिविडेंड, सॉरी प्रॉफिट गलत बोल दिया, डिविडेंड, जो भी अभी तक आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट, पूरा प्रॉफिट नहीं, आपने जो प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट अभी तक जो डिविडेंड दिया है, उन डिविडेंड का आपको क्या करना है एवरेज। क्यों? क्योंकि अभी जब साल खत्म होगा तो रियल पिक्चर समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, वापस पहला डिफरेंस बताओ क्या है, मीनिंग दे रखा है, कहाँ होता है, इन्होंने कहा भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, डिक्लेयर कौन करता है, मेंबर, कहाँ एजीएम में, और इंटरिम कहाँ, दो एजीएम के बीच में। पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटरिम में इन्होंने कहा कि पूरी पावर इंटरिम में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन यहां पे उन्होंने बोल दिया मेंबर भी आ जाता है बीच में। ठीक है, मीटिंग एजीएम और दो एजीएम के बीच में, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल कब देते हो, जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इंटरिम कब देते हो, बिटवीन देते हो। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, फाइनल तो एक ही बार देगो तभी तो फाइनल उसका नाम। इंटरिम क्या बोल रहा है, एक से ज्यादा दे सकते हो, प्रॉफिट से निकाल के देना, इन्होंने कहा क्वार्टर क्वार्टर बीच में भी आप दे सकते हो, और सीधी सी बात फाइनली यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट, डायरेक्टर जो बोलेंगे उससे ऊपर नहीं जाना फाइनल में। और यहाँ क्या बोला, पिछले 3 साल से जो डिविडेंड दे रहे हैं ना, उसका एक एवरेज निकालो, उस एवरेज से कम ही रहना, ऊपर मत जाओ। ठीक, हाँ बेटा बोलो। डायरेक्टर की मर्जी, प्योर, कितना भी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जो ऊपर हमने पढ़ा, रिजर्व्स डिडक्ट कर लेना, लॉसेस डिडक्ट कर लेना, उसके बाद आपकी मर्जी जितना निकालना है निकालो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर को अपकमिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है, इसीलिए कुछ पूछ रही है। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर सब अच्छे हैं? ठीक है, पूरा का पूरा जो प्लॉटिंग है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करते वो कौन करते होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन पे आप इतना भरोसा दिखा रहे हो। तो इतनी आसानी से तो शेयर मार्केट में ऐसे पैसा लगा देते हो ना, थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको रियल पिक्चर पता है, वो कहीं से कुछ भी घुमा सकते हैं ना, सब तो उनके एम्प्लॉइज है ना, सीएस भी उनके एम्प्लॉय, सीए भी उनके एम्प्लॉय, मैन्युपुलेट करवा रहे हैं। तो क्यों बोला जाता है बीइंग अ सीए, बीइंग अ सीएस, बीइंग अ प्रोफेशनल्स, नालायक को फोन छोड़ दो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। इतने क्रॉस चेक क्यों करवाए जा रहे हैं, बाहर से प्रैक्टिसिंग सीएस आके क्यों चेक करता है, इसीलिए कि अंदर कुछ भी अगर मैनिपुलेट किया जा रहा है तो हमने कहीं ना कहीं फिल्टर्स लगा के रखे कि चीजें यहाँ क्लियर हो जाए, यहाँ क्लियर हो जाए, यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब मोबाइल चलाने वालों को मोबाइल जब्त करना पड़ेगा मुझे, बहुत वार्निंग दे दी मैंने, है ना, नालायक लोग। चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है, किसके पास पावर है, फाइनल डिविडेंड किसके पास है, वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, मेंबर डिक्लेयर करेगा। जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस फाइनेंशियल की भैया हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फाइनली द अमाउंट वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंडिंग करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करेगा, रिकमेंड करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है, कुछ याद आ रहा है, एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, और जो ये डायरेक्टर की रिपोर्ट है ये फर्स्ट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट था। बाकी सब क्या होते थे, स्पेशल बिजनेसेस। कुछ याद आ रहा है, फिर से आएगा सीएसईटी में, उस बच्ची को तो याद आ गया है, तुम लोगों ने भी पढ़ा था ना सीएसईटी, हवा में पढ़ा था। एक होता था ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता था स्पेशल बिजनेस, ये ओ आर एस आर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस की बात कर रहा है। एजीएम में टोटल 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो हम बोलते हैं रेगुलर है, इन बातों को तो डिस्कस करना ही करना है। तो वो 4 बातें, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी गुड, क्या नाम था इसका, आशी ना, आयुषी, आयुषी ने भी सही बोला, आयुषी। ठीक है, चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
दूसरा क्या, डिविडेंड, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। आगे चल के फिर से रिपीट आएगा, तब देखूंगी याद आता है कि नहीं आता। बाकी सब क्या होते हैं, स्पेशल। इन्होंने यहाँ पे बस यही बोला है कि एजीएम में कौन सा डिविडेंड डिस्कस करना एक तरीके का क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये तो डिस्कस हर कंपनी को करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, अभी पढ़ा, ओवर एंड अबव द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाए, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस साल देंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो डायरेक्टर रिकमेंड करेगा ना, इसके ऊपर नहीं जाने का। ठीक है, फाइनल डिविडेंड की कहानी। अब इन्होंने कहा इंटरिम की भी कहानी समझेंगे। डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो क्या बोल रहा था, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट द टाइम टिल, जब तक एजीएम ना हो जाए उससे पहले आप कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर सरप्लस प्रॉफिट होगा, आप एस्टिमेटेड बेसिस में देख रहे हो, टिल दी क्वार्टर प्रोसीडिंग, आपका भी एक क्वार्टर हो गया, उसी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया, आपने एस्टिमेटेड बेसिस में कहा कि अज्यूम कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, इस हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हो। फिर उन्होंने कहा टाइम पर इंटरम डिविडेंड दिया जा सकता है, बस ध्यान रखना कंपनी को उतना प्रॉफिट हो रहा हो। डायरेक्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरम दे रहे हो तो भैया क्यों दे रहे हो, एक बार सोच समझ कर देना, वापस ले थोड़ी ना ले पाओगे फिर। डिपेंड ऑन, ये क्या लिखा है, अभी बताया था मैंने, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस में आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो प्लीज इंटरिम डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, प्रोविंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो एस्टिमेटेड। अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, आपने खुद से डेटा और एस्टिमेट किया है और प्रॉफिट निकाला है। क्लैरिटी, 4 बातें फाइनल की, 4 बातें इंटरिम की। हेडिंग हेडिंग देंगे क्योंकि आपके इसमें बस सीधी सीधी लाइनें लिखी है। पहला, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद देते हैं। सेकंड पॉइंट बताओ, डिविडेंड रिकमेंड करता है डायरेक्टर। थर्ड पॉइंट, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। लास्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया है उससे ऊपर नहीं लेना। इंटरिम की 4 बातें, पहला ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, सरप्लस जो प्रॉफिट होता है वो दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, टाइम टू टाइम इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट को जस्टिफाई कर लेना उतना प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनली उन्होंने बोला भैया इनकम्प्लीट एस्टिमेटेड बेसिस में दिया जाता है। क्लैरिटी है, पक्का, हाँ बेटा बोल। फाइनल तो हमेशा ही रहता ही है, इंटरिम बहुत ज्यादा इच्छा पे बेस्ड हो जाता है। मर्जी है ना, मर्जी है, मत दो। इस साल नहीं दिख रहा प्रॉफिट, नहीं देंगे, कोई मांग नहीं सकता, फाइनल भी नहीं मांग सकता, इंटरिम तो छोड़ो, कुछ भी मांगा नहीं जा सकता। तुम हो कंपनी के मेंबर, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम नहीं मांगोगे। अगर हमने बोला कि इस साल देने की इच्छा है, तब तुम हाँ और ना बोल सकते हो, लेकिन वो भी हमने बात रखी, तो हमने बोला इस साल नहीं देंगे, मांग पाओगे क्या? मैंने कहा संडे लगाने का है ना, तो लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कुछ से कुछ डिमांड कर सकते हो, छुट्टी वुट्टी नहीं, ये भी यही कह रहे, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट बता, ऊपर वाला, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते जनरली, ऑप्शन है बस, है ना, ऑप्शन है। अगर लग रहा है कि नहीं नहीं डायरेक्टर तुम लोग सही नहीं करे, अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, तो फिर मेंबर बोलेंगे, लेकिन मेंबर ही नहीं बोलते, डायरेक्टर ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ऑप्शन है, हाँ यही होता है। इन्वेस्टमेंट ही तो था पर्पस, वही आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। चलो थर्ड पॉइंट फिर से बताना है, ये क्या लिखा है, देखो उन्होंने कहा कि हर साल एवरी एजीएम में आपको कुछ 4 ऑर्डिनरी बिजनेस को हटाओ, ऑर्डिनरी मैटर, हर साल आपको कुछ 4 मैटर होते हैं वो डिस्कस करने ही करने। इस साल डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे, डायरेक्टर ऐसा बोलेगा, तो 4 मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मैटर डिस्कस करना है पहला, दूसरा डिविडेंड करना है, तीसरा ऑडिटर, सीए वाला ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आ रहा है उसको डिस्कस करना, उसको अपॉइंट करना, उसकी सैलरी क्या, और चौथा पॉइंट क्या डिस्कस करना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी मैटर्स है, इन्होंने कहा ये एक वन ऑफ देम मैटर है।
ठीक है, लेकिन इसकी गहराई यहाँ नहीं बताई है। ये जब जनरल मीटिंग एजीएम पढ़ेंगे ना, वहां और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आए तो उन्होंने बता दिया, ये वन ऑफ दी ऑर्डिनरी बिजनेस है जो डिस्कस किया जाता है हर साल हर कंपनी को। ठीक है, चलिए एक बॉक्स दिख रहा है, ये तो तुम ही पढ़ोगे, अभी पढ़ो अभी। दो बातें लिखी है, जितना मैंने येलो 5, वही तो, डायरेक्ट अपनी इच्छा से दे रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है, पहली बात तो समझ में आ गई। पहली बात क्या लिखा है, फाइनल डिविडेंड में मेंबर से पूछा जाता है, इंटरम में कोई पूछने की जरूरत नहीं है, दे दिया सीधा तुम्हारे अकाउंट में आ गया, जो करना है करो, उड़ाओ पैसे। गुड। गुड, कहानी पूरी कंप्लीट करो। एक ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने की। ये डायरेक्टर मुंह उठाए इंटरम डिविडेंड दे कैसे पा रहे, क्योंकि ऑडिट कमेटी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया है और उन्हें बोला कि हाँ चांसेस है प्रॉफिट प्रॉफिट के। तो उसी उसी कंपनी हैज ऑडिट कमेटी, उस ऑडिट कमेटी ने जो फाइनेंशियल रिजल्ट शो करे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद ही उन्हें ऐसे है ना आसार लग रहे कि हाँ भैया कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, तो फिर वो डिक्लेयर करते हैं इंटरम डिविडेंड। क्लैरिटी है, मतलब ऑडिट कमेटी का रोल है, लेकिन क्या मेंबर का रोल है क्या, नहीं। ये ऑडिट कमेटी कौन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है। ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 4 लोगों को मैंने ऑडिट कमेटी का नाम दे दिया, बस। क्लैरिटी है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा देगी कि भैया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक तरीके से वो रिकमेंड कर रही। ठीक है, चलिए कुछ केसेस दिख रहे, जो कंसेप्ट पढ़ा उसी को केसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे। आ जाओ। फाइनल डिविडेंड ओनली डिक्लेयर एट दी एजीएम, घिसी बड़ी बात है, ये फाइनल डिविडेंड कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो एजीएम में, नहीं तो नहीं। नो इंक्रीज इन द डिविडेंड rate beyond what is recommended by the board is allowed। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 1 करोड़, तुम क्या उससे ज्यादा लोगे क्या, नहीं बढ़ा सकते। डिविडेंड डिक्लेयर एट द एजीएम बिकम, ये क्या बोल दिया, डेट है, समझना ये इंपॉर्टेंट है। रॉकी सर, मैं अभिषेक सर यहां खड़े होके एजीएम में बोल देते कि हम आपको क्या देने वाले, 1 करोड़ का डिविडेंड देने वाले। तुमने इस मीटिंग में तुरंत हाँ बोल दिया, अप्रूवल दे दी, और कल हम सबको फोन करके बोले अरे यार इस बार डिविडेंड नहीं देंगे, हाँ डिविडेंड नहीं देंगे, कुछ लॉस हो गया। एक बार डिक्लेयर हो गया ना, मतलब एक बार अप्रूवल हो गया ना, अब वो हमारे सर पे क्या हो गया, डेट वाला, लाइबिलिटी वाली, है ना, सरदर्द बन चुका है हमारा। अब हमें देना पड़ेगा, या तो रिकमेंड ही नहीं करना था, एक बार रिकमेंड कर दिया और यहाँ पे शोल्डर ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब हाँ बोल दिया, अप्रूवल दे दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। रीड करेंगे वापस। डिविडेंड डिक्लेयर एट द एजीएम, एक बार एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, become debt of the company can only be recovered by the member after declaration। भाई सीधा बोल दिया, अब इनको तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, पावर टू पे इंटरम डिविडेंड इज वेस्टेड द डायरेक्टर, ये पूरी पावर किसके पास थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विदाउट नीड ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, अगर आर्टिकल में भी यही बोला है कि डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा तो शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, इन जनरल भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने आर्टिकल को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया और लिख दिया है तो शेयर होल्डर के पास जाओ, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर एट अ टाइम द डायरेक्टर चूज, जब देना है तब दे। फाइनल डिविडेंड तो एक बार और इंटरिम डिविडेंड एक से ज्यादा। पूरी बातें कंप्लीट। फाइनल डिविडेंड एजीएम में मिलेगा, इंटरिम एजीएम में नहीं मिलता है, अदर देन एजीएम मिलता है। जब देना है, जितने बार देना है दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तब ये उधार वाली फीलिंग देगा डायरेक्टर को, अब तो उन्हें देना पड़ेगा, बैकस्टेप नहीं कर सकते। क्लैरिटी, पक्का। SS3 क्या है, SS3 डिविडेंड को लेके सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आपके आईसीएसआई ने इंस्टीट्यूट ने आपको दिए कि बीइंग अ सीएस आपको कंपनीज एक्ट जो बोल रहे हैं, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये तो फॉलो करवाना है, प्लस इन्होंने जो एक्स्ट्रा बातें बोली है वो भी करवाना है। तो भाई इन्होंने क्या एक्स्ट्रा बातें बोली, शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले बताओ इंटरम डिविडेंड का मतलब समझते हो, द बोर्ड मस्ट इवेल्युएट द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर डिक्लेयरिंग। ये जो बढ़ चढ़ के डायरेक्टर सामने आ रहे हैं ना, मुझे इस साल इंटरम डिविडेंड देने का मन है, तो उस डायरेक्टर को बोला जा रहा है सीएस, उस डायरेक्टर से जाकर बात करो और एक बार ये डिस्कस करो कि ये सारे फैक्टर्स देख लिए ना,
मतलब आगे की आने वाली जो चीजें हैं और जो पीछे का जो लॉस है, ये सारी चीजें एक बार देख लो, उसके बाद ही इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर को डिक्लेयर करने देना। पहला क्या देख लो, डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का कैलकुलेट कर लो। दूसरा, टैक्स वगैरह देख लो, टैक्स दे दिया है कि नहीं दे दिया। आप कह रहे हो प्रॉफिट है तो भैया इन सबसे सारे खर्चों को पे ऑफ करो, तो डेप्रिसिएशन पूरा सेट ऑफ करो। दूसरा क्या बोला, पूरा का पूरा टैक्स। अब वो टैक्स कौन सा वाला, डिफर्ड नेचर का, पोस्टपोन जो हम करते हैं वो वाला भी है, तो वो भी एक बार पे कर लो इस प्रॉफिट से। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंटिसिपेटेड लॉस बोले तो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो लॉस हो सकता है, अगर कोई लग रहा है कि आगे आने वाला कोई लॉस है, भैया वो भी देख लो। फिक्स डिविडेंड जो आपको प्रेफरेंस शेयर्स को देना ही देना है, वो देख लो। लॉस इनकर्ड अप टू दी डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को आप डिक्लेयर कर रहे हो आपको एक बार देख लो कहीं कोई खर्चा तो नहीं है, लॉस तो नहीं है। ये सारी चीजें एक बार डायरेक्टर को रिकमेंड करो कि ये सब देख सोच समझ के ही कर रहे हो ना। तो बीइंग अ सीएस आपको ये करवाना, आपका सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ये बोलता है, कंपनीज एक्ट नहीं बोलता, ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 बोलता है। रिस्ट्रिक्शन, पहले बताओ, पहली दो बातें समझ में आ रही है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखो, ये सारी बातें देख लो। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर एट द हायर रेट देन द एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years। अभी पीछे ऊपर डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे तो क्या करो, एक एवरेज पिछले 3 साल में जितने डिविडेंड दिए उससे ज्यादा मत देना। नेक्स्ट, इफ देर आर लॉसेस या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट, हो सकता है आपकी कंपनी को कुछ लॉस हो या फिर प्रॉफिट नहीं है, इंटरिम डिविडेंड बिल्कुल मत देना। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट पेड फ्रॉम दी फ्री रिजर्व। हमने ऊपर पढ़ा था कि डिविडेंड हम कहां से उठा के दे सकते हैं, प्रॉफिट से भी दे सकते हो और फ्री रिजर्व से भी। इन्होंने कहा कि भाई अगर प्रॉफिट इनएडुकेट है और आप फ्री रिजर्व का चेहरा देख रहे हो, फ्री रिजर्व में रखे पैसे को देख रहे हो, मत देखना। इंटरिम दे रहे हो ना, इंटरिम तो वैसे ही साल के बीच में कहीं भी दे रहे हो, मत दो, क्यों खाली कर रहे हो अपने खजाने को। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, कुछ इस टाइप के शेयर्स होते भी हैं, कहां पढ़े थे, चैप्टर 4, अलग अलग टाइप के पढ़े थे। डिफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स में कौन कौन से डिफरेंशियल राइट्स है बता सकते हो, वोटिंग, डिविडेंड और एनी अदर, ठीक है, एनी अदर। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो ऑल या फिर स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर इफ द टर्म्स अलाउड, सबको करना चाहते हो सबको कर दो, किसी स्पेसिफिक क्लास को करना चाहते हो स्पेसिफिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। इफ शेयर्स हैव डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मान लो आपकी कंपनी में कौन से वाले हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है बट नो डिफरेंस राइट टू डिविडेंड, मतलब यहां तक जो मैंने अभी बताया है, येलो कलर का हाईलाइट है, क्या ये मीनिंग समझ में आ रहा है। कंपनी में डिफरेंशियल राइट है, मतलब क्या है, वोटिंग अलग अलग है लेकिन डिविडेंड क्या है, डिविडेंड तो सेम ही मिल रहा है। तो साहब बोला सेम इंटरिम डिविडेंड देने का, कुछ अनोखी बात बोली क्या उन्होंने, जिस तरीके से बोली लग रहा था अनोखा कुछ बोलने वाले। ठीक है, वापस हम पढ़ रहे हैं SS3, क्या पढ़ रहे हैं, SS3 बोलता है CS डायरेक्टर को रिकमेंड करो ये सारे फैक्टर्स देख के ही आगे बढ़ना, क्योंकि एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद क्या हो जाता है भाई, लाइबिलिटी हो जाती है आपकी। रिस्ट्रिक्शंस है, पिछले 3 साल का जितना भी डिविडेंड दिया उससे ज्यादा मत दो। अगर लॉस है या फिर प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं है तो आपको फ्री रिजर्व से पैसे नहीं निकालने हैं डिविडेंड के लिए। और फाइनली उन्होंने बोला डिफरेंशियल राइट्स है, क्योंकि डिविडेंड को लेकर कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है तो आप सेम दे सकते हो इंटरम। क्लियर, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया, इनका भी वैसे अच्छा ही है। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, पक्का। हाँ बेटा बोल। हम्म, वो हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, फ्री रिजर्व में डाला सकता है, फ्री का नाम ही फ्री है मतलब कि हर पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ बताया, यहां तक चीजें क्लियर है। क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी जल्दी। चैप्टर का नाम बताओ, नहीं नहीं एकदम शुरू से। चैप्टर का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को मैं डिविडेंड बोल सकती हूँ। चलिए सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका कंपनीज एक्ट क्या डेफिनेशन देता है, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम। फिर मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया, एक फाइनल होता है और एक इंटरिम। फाइनल डिविडेंड की बात करूंगी तो भैया प्रपोज कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिक्लेयर कौन करता है, क्यों बोला डिक्लेयर वो करता है,
क्योंकि वो अप्रूवल देता है, डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ जो रिकमेंड किया गया था उसको हम हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो डिविडेंड है कहाँ मिलता है? इंटरिम डिविडेंड कौन प्रपोज करता है? कौन फाइनलाइज करता है? कब मिलता है ये डिविडेंड? दो एजीएम के बीच में। फिर हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट या फिर एसरटेनमेंट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं गिवन है, अलग अलग केसेस से उन्होंने बोला है प्रॉफिट मतलब क्या होता है, दो डेट का कंपैरिजन, और इन दो डेटों में कितने का गैप आता है, 1 ईयर का। फिर डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक शेयर या फिर पार्ट। क्लैरिटी है? पूरा प्रॉफिट उठा के दे दोगे? कुछ एक पार्ट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला भैया उसमें से डिडक्ट कर लो, लॉस डिडक्ट कर लो, रिजर्व्स निकाल लो। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं और अभी पीछे भी देते हैं ये लोग। फिर इन्होंने मीनिंग वीनिंग बताया, और इसमें इंपॉर्टेंट बात, डिविडेंड में दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला, दूसरा। अब मुझे बताओ क्या बोनस में एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है क्या एसेट? तो इन्होंने कहा भैया कैश में देना, बोनस वोनस अलाउड नहीं है, यहां बोला। लेकिन हमने अभी एक कंपनी पढ़ी थी, उस कंपनी में बोला कैश भी चलेगा बोनस भी चलेगा। प्रोड्यूसर कंपनी, वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पे अलग अलग केसेस पढ़े, इंटरेस्ट डिविडेंड में डिफरेंस समझ में आ रहा है। फिर हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का डिविडेंड का क्या होता है, प्रोहिबिटेड है। निधि कंपनी में क्या होता है, 25% एक साल में मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा नहीं। प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है, सरप्लस ज्यादा होगा तो भैया बोनस के फॉर्म में भी दीजिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन नॉन प्रॉफिट वाला काम कर रही है, प्रोहिबिटेड नहीं है। कंपनीज एक्ट ने इसको मना नहीं किया है, अपने आर्टिकल से आप मना कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइनल और इंटरमीडिएट डिफरेंस, पावर। अब मुझे फाइनल डिविडेंड में बताओ पावर किसके पास है? कंफ्यूजन हो रही है ना? तो आप पूरा बताना। अगर आपसे पूछा गया कि फाइनल डिविडेंड में पावर किसके पास है, सच बताऊं तो पावर मेंबर के पास है। लेकिन प्रोसेस वो चाहे तो ना भी बोल सकता है ना? लेकिन प्रोसेस समझना। आपको अगर पूछा जा रहा है कंफ्यूजन हो रही तो पूरी कहानी बता दो। कहानी क्या बताओगे? रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्लेयर करेगा हमारा मेंबर, तो मेंबर उनको आंसर मिल जाएगा, है तो मेंबर ही, लेकिन स्टिल कंफ्यूज हो जा रहे हो। अगर मैं बोलूंगी इंटरम डिविडेंड में किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों उसमें एक ही है। दोनों में डिफरेंस है, एक जगह मेंबर है एक तरफ डायरेक्टर है, लेकिन प्लीज डिटेल में बता दोगे ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना हो। ठीक, फिर इसके बाद अब एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, सेक्शन 123 123 आपने सबने निकाल दिया है। हेडिंग वापस बताएंगे क्या है। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए सेक्शन 123 है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, उसका पूरा का पूरा डिविडेंड कैसे होता है, थोड़ी सी हमने ब्रीफिंग पढ़ी, बैकग्राउंड पढ़ा है। अब पर्टिकुलर सेक्शन पढ़े, इसी सेक्शन को लेके इतनी सारी बातें हो रही थी। ठीक है, अब मुझे बताओ रीड करके समझ में आ रहा है क्या? पहली लाइन, नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। लेकिन क्या लिखा है इन्होंने, एक्सेप्ट। ये लीगल लैंग्वेज है, ये लीगल लैंग्वेज है, वेरेट की लैंग्वेज है। साफ हेडिंग क्या बोल रही है कि कोई भी कंपनी क्या नहीं करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, मतलब मना कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट करके बोल रहा है कि हाँ कर सकती है। ठीक है, अब सेक्शन 123 का ये कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, सब सेक्शन 1। क्या आपको सब सेक्शन 2 दिख रहा है, सब सेक्शन 3 दिख रहा है, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6? टोटल कितने सब सेक्शन है, 6। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन दिख रहा है उसमें आपको क्या मेन प्रोविजन दिख रहा है, मेन प्रोविजन। उसके बाद आपको प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, कितने प्रोविजन दिख गए, 4। फर्स्ट प्रोविजन मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं मेन प्रोविजन, इसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 3 4 5 6 आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 123 का सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6, लेकिन प्रोविजो कितने हैं, पूरा का पूरा प्रोविजो किसमें दिख रहा है आपको, फर्स्ट में दिख रहे सारे प्रोविजो, आगे भी आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोविजो। तो सबसे पहले मैं आपको रीड करके, है ना, 123 का सब सेक्शन 1 हम रीड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिटेलिंग। ठीक है, चलो तो पहले सिंपल भाषा में देखेंगे, फिर थोड़ी देर से मैं कहूंगी रीड करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन।
थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वर्जन आपको रीड करवा रही हूँ. द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर. और क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर. वापस अगर कंपनी को प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो जो ये प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी, जो प्रॉफिट निकालेगी, प्रॉफिट का पार्टी देना है ना डिविडेंड के फॉर्म में, तो वो कहां से देने वाली है? या तो करंट ईयर का प्रॉफिट देखेगी या फिर कहां का? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट. यहां तक चीजें क्लियर है? हाउएवर इफ मस्ट फर्स्ट अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन. ये प्रॉफिट में से जब वो डिविडेंड निकालेगी ना तो उसमें से क्या देख लेना? डेप्रिसिएशन. याद आ रहा है? ऊपर हमने पढ़ा था कि लॉसेस देख लो, डेप्रिसिएशन देख लो, रिजर्व्स वगैरह देख लो, पढ़ा था. ये सारी चीजें कंसीडर करना सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 3 में हमने देखा था. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लीज आप पहले डेप्रिसिएशन देख लो. डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया एज पर द लॉ बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड. तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, कर सकती है. करंट ईयर के प्रॉफिट से भी निकाल सकती है वो डिविडेंड का अमाउंट, और प्रीवियस ईयर में से भी. लेकिन प्लीज जब ये अमाउंट निकालेंगे तो पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग कर लेना, जैसा लॉ बोलता है. पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, गवर्नमेंट गारंटी. इफ द कंपनी हैज रिसीव मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. अगर किसी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी वाला अमाउंट दिया है या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी वाला अमाउंट दिया है तो कंपनी उसे भी डिविडेंड के लिए यूज कर सकती है. तो कुल मिलाकर कंपनी डिविडेंड के लिए कौन सा पैसा यूज करेगी? करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और अगर गारंटी अमाउंट कोई एक अमाउंट सरकार ने हमें दिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो भी पैसे को हम प्रॉफिट की तरह यूज कर सकते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं. पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोलता है? प्रॉफिट किस में से देना है? करंट प्रॉफिट में से देना है या प्रीवियस में से, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेना. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? अगर सरकार ने कोई पैसा दिया है, चाहे वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने, आप उसे डिविडेंड में यूज कर सकते हो. पहले दो पॉइंट क्लियर है? तीसरा, ट्रांसफर टू रिजर्व. ये भी ऊपर पढ़ चुके थे. रिजर्व विजर्व सब अलग कर लो. बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड द कंपनी कैन ट्रांसफर पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व इफ इट वांट. अगर उसे क्या करना है? एज पर लॉ कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखने थे तो प्लीज वो रिजर्व भी मेंटेन करके रखेंगे, रिजर्व का पैसा अलग करेंगे, फिर जाकर वो प्रॉफिट देंगे. तीसरी पॉइंट क्लियर है? चौथे में आ जाएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है? इकट्ठा. एक्यूमुलेटेड क्या होता है? इकट्ठा. इफ द कंपनी डज नॉट हैव इनफ प्रॉफिट इन द करंट ईयर. इस साल का फाइनेंशियल ईयर जब 31 मार्च को एंड हुआ, हमें डिविडेंड देने की इच्छा है, लेकिन जब डिविडेंड देने की इच्छा है तो हमने देखा हमारे करंट ईयर में क्या नहीं है? सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है जिससे हम डिविडेंड दे सके. इट कैन यूज पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि करंट ईयर का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं या फिर पास्ट ईयर का. तो पहले फर्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए? करंट ईयर के प्रॉफिट में से निकालो. नहीं अवेलेबल है तो फिर हम जाएंगे पास्ट ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, ठीक है, जो रिजर्व में भी रखे, टू डिक्लेयर डिविडेंड बट ओनली फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल. लेकिन जब आप पास्ट ईयर में जाते हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो रूल्स में गिवन होंगे. यहां तक चीजें क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोलता है? प्रॉफिट लेना तो करंट से भी ले सकते हो और प्रीवियस में भी, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग कर कर. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट से कोई अगर पैसा मिला है वो भी डिविडेंड में यूज कर सकते हो. तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? रिजर्व रिजर्व से अलग करके करने का. फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? पहले तो करंट का ही देखो, नहीं अवेलेबल है तो फिर जाएंगे, लेकिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे. नेक्स्ट, फ्री रिजर्व ओनली. द कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम दी एनी रिजर्व. इन्होंने कहा कोई भी रिजर्व से पैसे निकाल लोगे क्या? रिजर्व बहुत सारे होते हैं, फ्री रिजर्व से ही निकालोगे. विच आर रिजर्व नॉट रिलेटेड टू कमिटेड. क्योंकि फ्री रिजर्व का किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होता, वो फ्री है, मतलब हर पर्पस के लिए यूज हो सकता है. बाकी जो दूसरे रिजर्व बने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने, उनमें से आप डिविडेंड का पैसा नहीं निकालोगे. लास्ट, जो भी लॉसेस पास्ट में है, जो भी डेप्रिसिएशन पास्ट में है, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड कंपनी मस्ट फर्स्ट एडजस्ट वो पास्ट लॉस और डेप्रिसिएशन जो नहीं कवर हुए थे उनको पहले कवर करो, उसके बाद प्रॉफिट दो. कुछ बातें हम ऑलरेडी जब हम बैकग्राउंड पढ़े थे चैप्टर के स्टार्टिंग में उसी में लिखा था, बस अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे. मुझे बताओ कि ये पूरी 6 बातें समझ में आ गई? अगर ये 6 बातें समझ में आ गई तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी. चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे साथ. No dividend shall be declared or paid by the company for any financial year except. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी लेकिन कर सकती है एक्सेप्ट. पहला, आउट ऑफ द प्रॉफिट. ए पॉइंट दिख रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. पहले मुझे बताओ क्या ये ए और बी की हेडिंग समझ में आ रही है? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, एक्सेप्ट कर सकती है.
किस में से कर सकती है, प्रॉफिट के पार्ट में से, और फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए। अब आ जाओ प्रॉफिट के पार्ट को पहले रीड करेंगे। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, पढ़ा हमने, ये प्रॉफिट का जब पार्ट निकालेगी तो पहले उसमें से क्या कर लेगी, डेप्रिसिएशन अलग कर लेगी। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जो भी सबसेक्शन 2 में दे रखा है, सबसेक्शन 2 में डिटेल में दे रखा है कि भैया डेप्रिसिएशन कैसे अलग किया जाएगा, किस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पढ़ा था हमने, आपका प्रॉफिट जो होगा करंट भी हो सकता है और प्रीवियस भी हो सकता है, तो करंट प्रीवियस दोनों, ठीक है। एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन सबसेक्शन रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आउट ऑफ द बोथ। सिंपल भाषा में बोलूं, मुझे डिविडेंड देना है तो प्रॉफिट में से दे सकती हूँ। अगर मैं प्रॉफिट में से दे सकती हूँ तो करंट वाला ले सकती हूँ, पास वाला ले सकती हूँ, या फिर क्या ले सकती हूँ, बोथ ले सकती हूँ। क्लैरिटी। बी वाला बोलता है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट दी है तो आप उसे डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं इन पर्सन ऑफ द गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। सरकार ने आपको गारंटी एक अमाउंट दे रखा है, उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ए और बी समझ में आ गया, मेन प्रोविजन समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले ट्रांसफर करे प्रॉफिट का एक पार्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर अप्रोप्रिएट जो भी रिजर्व एज पर लॉ आपको बनाने। तो पहला प्रोविजन क्या बोलता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड निकालने से पहले आपको कुछ रिजर्व्स में अगर प्रॉफिट का पैसा डालना है पहले वो डालो, उसके बाद डिविडेंड का अमाउंट निकालो। पहला प्रोविजन क्लियर है। दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इन्होंने कहा अगर क्या है, इनएडुकेट है, इनएडुकेट या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, क्या पढ़ा था हमने, अगर प्रॉफिट इनएडुकेट है या फिर प्रॉफिट नहीं है तो कहां जाने का, पास्ट ईयर वाले में जाने का। पहले तो टारगेट आपका करंट होना चाहिए। अगर इनएडुकेट या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर एनी कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न बाय प्रीवियस ईयर, इस साल प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, पिछले साल चले जाइए, एंड ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द रिजर्व, such depreciation of dividend shall not be made except in accordance with such rules as may be prescribed। इन्होंने क्या बोला कि भाई पुराने वाले में जाइए, लेकिन प्लीज पुराने वाले में भी ख्याल रखना, रिजर्व्स का ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना, सेम वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, उसके बाद आप पुराने वाले साल से भी निकाल सकते। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, provided also that no dividend declare paid by the company from its reserve other than free reserve। क्या बोल रहा है, कोई भी रिजर्व यूज नहीं करना है, करना है तो कौन सा करना है, बस फ्री रिजर्व, ठीक है। फिर से बोला प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉस, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जितने भी लॉस है, जितने भी डेप्रिसिएशन है जो पिछले साल नहीं सेट ऑफ हो पाए हैं, प्लीज उन्हें सेट ऑफ करो अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर जाकर ही आप क्या करोगे, यहां डिविडेंड दोगे। तो पूरी बातें बस मैंने सिंपल फॉर्म में बताई। पहला पॉइंट, प्रॉफिट आज का हो या पिछले साल का हो, इस ईयर का, करंट ईयर का हो या पिछले साल का है, अलाउ किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है उसे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रिजर्व वगैरह सब डिडक्ट कर लेना। एक्यूमुलेटेड, पहले तो प्रियोरिटी करंट ईयर की है, नहीं हो रही है तो पास्ट ईयर का भी यूज करना। फ्री रिजर्व ही यूज करोगे, इसके अलावा कुछ और नहीं। और प्लीज प्लीज पास्ट लॉस, पास्ट डिप्रिसिएशन पहले सेट ऑफ करो, फिर जाके इस करंट ईयर में आप क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। तो क्यों लिखा था उन्होंने स्टार्टिंग में कि कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। क्लैरिटी है। सबसेक्शन 1। अब बार बार सबसेक्शन 2 बोला गया था, रीड करो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, आप रीड करोगे सबसेक्शन 2 और मुझे बताओगे। शेड्यूल 2 के हिसाब से अब मुझे बताओ क्या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते बनती है, कैसे करना पड़ता है, बनती है, नहीं पढ़ा अभी तुम लोगों ने, ठीक है। 11th में था क्या, ब्लॉक करके कुछ होता था, ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक करके कुछ कैलकुलेशन होता था। बस शेड्यूल 2 में ना उन्होंने तरीका बताया कि डेप्रिसिएशन को कैसे सेट ऑफ किया जाता है, तो ये बताए, सिखाए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते अकाउंट्स के, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दी, क्या लिखा है सब सेक्शन 1 में, जो ए बार बार हम डेप्रिसिएशन की बात करें ना कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, सेट ऑफ कर लेना एज पर रूल्स रेगुलेशन, वो यही कह रहे कि भैया ये सारी चीजें ना शेड्यूल 2 में दे रखी है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन बताओ कितने टोटल, 470, चैप्टर
शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल क्या है? मेमोरेंडम आर्टिकल जो देख चुके हो। शेड्यूल 2 क्या है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। तो जो शेड्यूल्स है ना, वो पूरे 7 शेड्यूल कुछ ना कुछ बातें बताते हैं आपको, डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं, जो वो बैलेंस शीट बनाते हो ना वो कैसे बनाया जाए, ये सब शेड्यूल्स में ही केवल है। क्लियर है? शेड्यूल 2 क्या बताता है? डेप्रिसिएशन। तो सेकंड पॉइंट की कोई कैलकुलेशन आएगी, बस याद रखना कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हो, जो शेड्यूल 2 में दे रखा है। थर्ड रीड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अभी किसकी बात करने लगे? इंटरिम। ऊपर पूरा कंसेप्ट पढ़ के आए हो। इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के 2 एजीएम के बीच में किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट। पहले सिंपल वर्जन, इसमें मेन प्रोविजन दिख रहा है बच्चों? पहले बताओ, ये मेन प्रोविजन है। जो भी प्रोवाइडेड से चालू होता है वो प्रोविजो कहलाता है। तो फर्स्ट प्रोविजन, एक ही प्रोविजो, ठीक है। पहले सिंपल वर्जन रीड करवा रही हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, क्या पावर है? कि वो साल के बीच में कभी भी क्या कर सकते हैं? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिफोर द कंपनीज एनुअल अकाउंट्स आर फाइनलाइज। बताया था आपका एनुअल अकाउंट फाइनल नहीं हुआ है, बीच में हम एस्टिमेटेड बेसिस में क्या कर लेते हैं, खुद से आपको इंटरिम देने का सोचते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन्होंने कहा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, फाइनलाइज होने से पहले आपको क्या कर दे? डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, ठीक है। आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो इंटरिम डिविडेंड है डिक्लेयर किया जाता है आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट। हम क्या देख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ सरप्लस अमाउंट आया, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट आया है उसमें से आप लेकर जा रहे हो। लॉस इन द करंट ईयर, इफ द कंपनी इनकर्ड अ लॉस, मान लो इस साल वापस। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फुल पावर है। क्या पावर है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने की। फाइनल नहीं भी हुआ है तो भी करने की है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, दो भाई जितना देना है दे दो। थर्ड पॉइंट, करंट ईयर में हुआ लॉस। इफ द कंपनी इनकर लॉस अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये लॉस आपको कब दिख गया? फर्स्ट क्वार्टर में ही दिख गया, जस्ट बिफोर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। जैसे ही आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे पहले ही फर्स्ट क्वार्टर में आपको क्या दिख रहा है? लॉस। द इंटरिम डिविडेंड नॉट हायर, कुछ याद आ रहा है? पिछले 3 साल का एवरेज लॉस दिख रहा है, करंट फर्स्ट वाले ही क्वार्टर में आपको दिख गया, तो पिछले 3 साल का इन्होंने बोल दिया आपको जितना भी डिविडेंड पिछले 3 साल में दिया उसका एवरेज, उससे ज्यादा आप इंटरिम डिविडेंड नहीं देंगे। दिस इज एंश्योर दैट कंपनी डज नॉट ओवर पे डिविडेंड व्हेन इट्स फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। बातें समझ में आई? अब थोड़ी बेरक की लैंग्वेज रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है? फटाफट रीड करेंगे। इच्छा है, उनको लग रहा है कि हो जाएगा आगे, तो फिर उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया। नहीं देना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपनी खुद की मर्जी, उन्हें एक्चुअल में मार्केट में अपनी रेपुटेशन दिखानी है। लेकिन अब लॉस वॉस ना हो सकता है मार्केट में गुडविल गिर रही हो, तो बस हम दिखा रहे हैं कि हमारी कंपनी डिविडेंड देती जा रही, तो हमारी कंपनी एक अच्छी रेपुटेशन में है, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, आपको पता कब चला? बाद में। फर्स्ट क्वार्टर आपका हुआ, लैंग्वेज फिर से रीड करेंगे, रीड करेंगे। इफ कंपनी इनकर लॉस अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, जस्ट बिफोर डिक्लेयरिंग। आज मैंने फर्स्ट क्वार्टर समझ लो अप्रैल मई जून, मैंने कब किया? मैंने मई में कर दिया। मैंने क्या किया? मई में डिक्लेयर किया क्या? इंटरिम डिविडेंड। ये क्वार्टर एंड हुआ, कब एंड हुआ? जून में। तो क्वार्टर एंड में जस्ट बिफोर मैंने जून में किया ही था, सॉरी मैंने मई में किया ही था डिक्लेयर, जून में मुझे क्या पता चलता है? लॉस है। तो इन्होंने कहा कि भाई इंटरिम डिविडेंड में ब्रैकेट लग गया, पिछले 3 साल से आप ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, अगर आगे भी सोच रहे हो तो। क्लियर है? पक्का? एक बार डायरेक्ट रीड करो, बताओ समझ में आ गया तो वेरी गुड, या फिर मैं रीड करूं? देखो एक बार, आपने क्या किया? क्वार्टर पहले खत्म हुआ है, बाद में आपको पता चला है, तो प्लीज हम आपको रोक देंगे। आप ज्यादा डिक्लेयर करने वाले थे तो कम कर देंगे। रीड करूँ? चलो आओ मेरे साथ, एक मिनट मैं पूरा ही रीड करूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आउट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल इन विच द इंटरिम डिविडेंड इज आउट टू बी डिक्लेयर। ये क्लियर है? यहां से रीड करेंगे।
प्रोवाइडेड दैट इन केस कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस, मान लो कंपनी को हुआ लॉस, कब हुआ है? करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रिसीडिंग, आपका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसमें आपको हुआ लॉस। इमीडिएटली प्रिसीडिंग कब हुआ? पहले, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मैंने आज डिक्लेयर किया, इससे पहले लॉस दिख गया। जब लॉस दिख गया तो हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर करने की, लेकिन स्टिल आपको मार्केट में गुडविल रेपुटेशन की बहुत ज्यादा पड़ी है, उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, आप डिविडेंड डिक्लेयर करना ही चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि लॉस दिख गया है इस कारण से हम आप पे एक ब्रैकेट लगा रहे हैं कि एक लिमिट लगा रहे हैं, इस लिमिट से ज्यादा आप नहीं करेंगे। लिमिट क्या है? लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लॉस हुआ फिर डिक्लेयर करो, तो डिक्लेयर करने से पहले आपने क्या देख लिया? लॉस, तो किससे ज्यादा नहीं करना है? नॉट डिक्लेयर एट द रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? कौन सी वाली लाइन नहीं समझ आ रही थी? ये वाली फिर से चलो। प्रोवाइडेड दैट इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस हुआ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपका? यही करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 2024 से जो चल रही है अप्रैल में जून, अप टू द एंड, कौन सा? एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब आपका एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, आपके जो क्वार्टर एंड हो रहे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ऐसे हो रहा है, जो भी क्वार्टर आपका एंड हो रहा है उसमें अगर फाइनेंशियल क्या होते हैं ना, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना क्वार्टरली बेसिस में बनती है, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इस तरीके से क्वार्टरली बनती है। तो फर्स्ट क्वार्टर जैसे ही आपका करंट फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है, क्वार्टर में हम देख रहे हैं, क्वार्टर में अगर आपका कुछ भी लॉस होता है तो प्लीज उस क्वार्टर में आपने लॉस देखा, हम आपको इंटरिम डिविडेंड के लिए रोक सकते, मना नहीं कर रहे टोटली, बस एक लिमिट लगा रहे। क्लियर है? पक्का? थर्ड पॉइंट क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पॉइंट बताओ क्या बोलता है? बहुत डिटेल बोलता है, कंपनी को डिविडेंड अलाउड ही नहीं है एक्सेप्शन, या तो किससे? प्रॉफिट, करंट, प्रीवियस, या फिर आउट ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया, फिर उन्होंने प्रोविजन बताया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन के रूल्स रेगुलेशन हमने बता के रखे हैं शेड्यूल 2 में, वैसे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। थर्ड क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में कभी भी इंटरिम डिविडेंड भी दे सकता है, फिर उसकी डिटेलिंग लॉस होगा तो हमने एक लिमिट लगा दी। फोर्थ, सिंपल, अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शेल बी डिपॉजिट, कहां पर? शेड्यूल बैंक, इन दी सेपरेट अकाउंट। ये बार बार शेड्यूल 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 बैंक क्या होता है? आपने अभी कंपनीज एक्ट के शेड्यूल बताए मुझे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आरबीआई के भी रेगुलेशंस है, बैंकिंग रेगुलेशंस है, उन बैंकिंग रेगुलेशन में भी क्या है? शेड्यूल। उस शेड्यूल में कुछ नहीं लिस्ट दे रखी है, उस बैंक में पैसे डालना जिसका नाम उस आरबीआई के शेड्यूल में दे रखा है, इसलिए उससे शेड्यूल बैंक बोला जाता है। क्लैरिटी है? चलो, सेपरेट अकाउंट बनाना कितने दिन के अंदर? 5 डेज। 5 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। कब डिक्लेयर हुआ? मीटिंग में बैठ के तुम लोगों ने जिस दिन अप्रूवल दी, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर। यहां बड़ी बड़ी बातें कर ली मैंने कि मैं डिविडेंड देने वाली हूं, तुमने हाँ भी बोल दिया, तो मेरे पास कितने दिन का समय है? 5 दिन। अकाउंट में पैसे डाल दो, कंपनी के नाम पे एक अलग से अकाउंट खुलेगा, उसमें जितना 1 करोड़ का मुझे डिविडेंड देना है वो 1 करोड़ का पैसा उसमें डाल दो, ताकि धीरे धीरे इस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आए? बातें झूठी ना रहे, इसलिए कैश है, इससे पहले कंपनी कहीं और यूज करे, कैश को फटाफट डिक्लेयर जिस दिन वहां से 5 दिन के अंदर अकाउंट में सेफ रखेगी। फोर्थ पॉइंट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्लियर है? फिफ्थ में आएंगे, नो डिविडेंड शेल बी पेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर। जो डिविडेंड का पैसा है ना, किस पर्पस के लिए दिया जाता है? प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, तो शेयर होल्डर को ही देंगे, एक्सेप्ट टू दी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। डिविडेंड का पैसा किसे दिया जाएगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ऑफ सच शेयर, या फिर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन दी कैश। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, पहले सिंपल भाषा में आओ, पेमेंट की जाएगी तो किसको की जाएगी? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। डिविडेंड कैन ओनली पे टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मीनिंग इंडिविजुअल, उस इंसान को दी जाएगी जिसका नाम लिखा है भाई ऑफिशियली। ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट किस फॉर्म में दिया जाएगा? मस्ट बी पेड इन कैश। देना है तो कैश फॉर्म में ही देना है, काइंड में नहीं अलाउड है। कैश दोगे, अब ये कैश कैसे आएगा? या तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, या तो आपके नाम का हम एक चेक इशू कर देंगे, या फिर
उन्होंने बोला एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, शेयर वारंट बनाएंगे जो आपके नाम पर होगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को एनकैश कर लोगे, मतलब उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपके सीधे बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तरीके क्या बोला उन्होंने, कहा देना है तो कैश ही में देना है। अब इस कैश को कैसे पहुंचा रहे हो, या तो चेक दे रहे हो, या तो वारंट दे रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। नो अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, डिविडेंड कैन नॉट पेड एनी अदर फॉर्म लाइक शेयर, गुड्स एक्सेट्रा एक्सेप्ट कैश। कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, द लॉ अलाउ कंपनी टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर given for a free to existing shareholder or pay amount related to such share out of the company reserve, this separate from the cash dividend। अब ये जो बातें अभी बोनस को लेके जानते हो क्या होता है, बोनस वाली बातों को थोड़ा पॉज लगाओ, पहले मुझे बताओ फिफ्थ वाला पॉइंट रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है? फिफ्थ वाला पॉइंट रीड करो एक बार। ये है मेन प्रोविजन, फर्स्ट और सेकंड। पहले मेन प्रोविजन पढ़ो, फिर सेकंड प्रोविजन पढ़ो, फिर फर्स्ट में आओ। मेन प्रोविजन समझ में आया? क्या बोलता है मेन प्रोविजन? मतलब कि सीधा करो उसे, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है उसी को देंगे। डायरेक्ट हमेशा नेगेटिव बोलता है, ठीक है, उसे सिंपली आपको लिखना है, आप नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि आप नेगेटिव लिखने में इतने प्रो नहीं हो, आप नेगेटिव लिख दोगे, ठीक है। हाँ, पहला मेन प्रोविजन बोलता है जिसका नाम रजिस्टर में है उसी को देने का। सीधा पहले सेकंड प्रोविजन में आओ। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है? देना है तो बस कैश। अब ये कैश आप चेक के थ्रू दे सकते हो, वारंट दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब मैं फर्स्ट प्रोविजन को फिर से रीड करा रही हूँ। फर्स्ट प्रोविजन डिविडेंड की बात करता है, ठीक है। एक्सेप्शन दे रखा है, द लॉ अलाउ अ कंपनी टू इशू। लॉ ने अलाउ किया है कि अगर आपको इशू करना है तो आप इशू कर लो। क्या इशू कर लो भाई? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर गिवन फॉर फ्री टू एग्जिस्टिंग शोल्डर, मीनिंग बताए, पे अमाउंट रिलेटेड टू सच शेयर आउट ऑफ द कंपनी रिजर्व। ये क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है? इनसे पैसे ना लेकर आपने क्या किया? प्रॉफिट का एक दे दिया। दिस इज सेपरेट फ्रॉम दी कैश डिविडेंड। इन्होंने कहा कि भैया ये कैश डिविडेंड से क्या है, एकदम डिफरेंट है। आपको देना है आप दे दीजिए, लेकिन इसे हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ये कैश डिविडेंड के अलावा आपने एक्स्ट्रा दे रखा है। हमारे लिए तो कैश ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लैरिटी है? पक्का? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6 पॉइंट आप रीड करेंगे। था क्या ये 73? लिखने को भी कहा था, क्या था? लिख कर आयो यार। हाँ हाँ हाँ, नाम याद नहीं आ रहा, देख लो ना ऐप में। 73 डिपॉजिट पड़ा था। मैंने कहा था डिपॉजिट के दो सेक्शन इंपॉर्टेंट, 73 और 76। 73 क्या था? वेरी गुड। 73 क्या बोल रहा था? मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो। और 76 क्या बोलता था? पब्लिक से। वेरी गुड। कंपनी विच फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन। अगर कंपनी ने डिपॉजिट वाले काम कर रखे हैं, सेक्शन 73 और 74 क्या बोल रहा था, उसी से रिलेटेड डिटेल की बात कर रहा था। shall not so long as such failure continue declare any dividend on the equity share। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? हाँ, अगर आपने भैया डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया, आप डिफॉल्टर हो, तो अब आप कह रहे हो कि भाई आप डिविडेंड दोगे, पहले उनका पैसा चुका क्यों नहीं देते हो? क्या बात समझ आ रही है? टोटल सब सेक्शन कितने थे? सेक्शन 123 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? कंपनी को डिविडेंड देना है तो करंट प्रॉफिट से दो, प्रीवियस से दो, और सरकार ने कुछ पैसा दे रखा है तो उससे दो। प्रोविजन के साथ डिटेल में पढ़ा। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? शेड्यूल 2 के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना।
3 क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकते। प्रॉफिट है तो कोई टेंशन नहीं, लॉस है तो फिर लिमिट लगा दी। 4 क्या बोलता है? शेड्यूल बैंक में अलग से पैसे संभाल के रखो, 5 दिन के अंदर डाल देने का। ठीक है, जहां से डिक्लेयर किया वहां से। 5th क्या बोलता है? अभी पढ़ा 5th, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जाएगा, और कैश में दिया जाएगा। 6 क्या बोलता है भाई? 73 74 के रेगुलेशन फुलफिल करना तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देने देंगे। ठीक है, अब आपने पूरा सेक्शन 123 पढ़ लिया है। अब आ जाओ आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज। आओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ये कह रहे हम सेक्शन 123 पढ़ रहे और 123 में कहीं से कुछ भी उठाएंगे ये। ठीक है, तुम बताओ डिविडेंड का पैसा कहां से आएगा? करंट प्रॉफिट से, प्रीवियस प्रॉफिट में से, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और गवर्नमेंट के द्वारा गया। यही लिखा है इन्होंने, प्रॉफिट मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी अमाउंट, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो इसी प्रॉफिट का है। फिर इन्होंने कहा कि भाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है इनका प्रेजेंटेशन? तो कुल मिलाकर ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कौन सा? करंट की बात कर रहा है, और ये पास्ट प्रॉफिट, पास्ट ईयर की बात कर रहा है। समझ में आया? तो अगर सोर्स पूछा गया है तो सोर्स समझा दोगे कि डिविडेंड का पैसा कहां कहां से आएगा। पक्का? बढ़ते आगे। इन्होंने कहा कि चलो अब हम भी समझेंगे पूरा डिटेल में, ये सोर्स आया कहां से। सेम बातें, सबसेक्शन 1 प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस, या फिर बोथ पढ़ा आपने, डिटेल बता रहा है ये। बोथ किसका? 1 and 2। 1 मतलब ये करंट वाली की बात कर रहा है, ये पास्ट प्रीवियस की बात कर रहा है, और बोथ कर दिया। ठीक है, या फिर बी वाला पॉइंट, ये ए था और ये बी था, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी अमाउंट। अब भी आपको ये बीच वाला पोर्शन पढ़ाती हूँ 2 मिनट के लिए। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? ए और बी पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ए और बी पॉइंट जब हमने समझ लिया तो इन्होंने बीच में कुछ बातें बताई है। अब बीच बीच में एक्ट के साथ आते हैं रूल्स। मैंने आपकी एक्ट की पूरी डिटेल लैंग्वेज पढ़ा दी है, लेकिन ये बीच बीच में रूल्स भी डालेंगे। रूल्स कह रहे जब हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, तो कौन सा वाला अमाउंट ध्यान देंगे? कौन सा वाला लिखा है? अनरियलाइज गेन, या फिर क्या लिखा है? नोशनल गेन, या फिर क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन एसेट। क्या होते हैं ये सारी चीजें? बेचा नहीं है हमने, आपका प्रॉफिट अननेसेसरी आप दिखाना चाह रहे हो ज्यादा। आपने जमीन खरीदी थी भैया 1 लाख की, आज वो 1 करोड़ की बन चुकी है, 99 लाख का आपका फायदा है, तो इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं ना। लेकिन क्या ये गेन आपके पास आ गया है? ये कैश फॉर्म में रखा है क्या? नहीं रखा है। क्या ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो प्रॉफिट जब कैलकुलेट करोगे ना तो इन्हें एक्सक्लूड करके रखना। क्या क्या एक्सक्लूड होगा? वापस ये गेन आया ही नहीं है, रियलाइज हुआ ही नहीं है, नोशनल गेन भी वही है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट सब एक ही बात है। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट लायबिलिटी, इन्होंने साफ बोल दिया ये सब क्या है? एक्सक्लूडेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे, चाहे करंट चाहे प्रीवियस, तो उनमें इन बातों को एक्सक्लूड करना, काउंट मत करना, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा जो प्रॉफिट है भी नहीं अभी। क्लियर? चलो, फिर उन्होंने बोला सबसेक्शन 1 ही डिटेल में बता रहे हैं, नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस, पढ़ लिया था, जब तक लॉस और डेप्रिसिएशन अमाउंट को क्या ना करो भाई? एक्सक्लूड, डिडक्ट ना करो। क्लैरिटी है? सेट ऑफ। इन्होंने कहा कंपनी नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी को हम डिविडेंड डिक्लेयर करने ही नहीं देंगे अगर उसने डिफॉल्ट किया है। कौन कौन सा डिफॉल्ट किया? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, लोन। अगर आप डिफॉल्टर कंपनी हो और आप बोल रहे हो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट आप बांटना चाहते हो, तो प्लीज अगर प्रॉफिट है ना तो उससे पहले इन सारे लोगों को पेमेंट करो जो आपको कर लेनी चाहिए थी। तो अगर डिफॉल्टिंग कंपनी हो, हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने नहीं देंगे। नो डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी एक्सटेंडेड टाइम if any granted by the NCLT tribunal for the repayment of the above liability। क्या बोल दिया? कोई भी डिविडेंड में एक्सटेंशन टाइम नहीं मिलेगा। कोई हमने पढ़ा था 5 दिन का समय एंड ऑल ये सारी चीजें। इफ एनी नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द एक्सटेंड टाइम। इफ एनी अगर गिवन है तो ग्रांटेड बाय एनसीएलटी ने जो भी दे रखा है रिपेमेंट का टाइम, प्लीज आपको रिपेमेंट के अंदर ही करना है, एक्सटेंशन आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये ऊपर के डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं अभी। बढ़ू नीचे। डिविडेंड जो आप दोगे प्रॉफिट में से दोगे या तो रिजर्व था, कौन सा रिजर्व था?
फ्री रिजर्व के अलावा किसी और रिजर्व से नहीं। रीड करो, नो डिविडेंड डिक्लेयर फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। सीधा कर पढ़ो इसे, दोगे तो बस ओनली फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब बता रहे हैं अब आपको। फ्री रिजर्व में ये सारी चीजें नहीं आती है, मतलब नेगेटिव लिस्ट बता रहे। फ्री रिजर्व अभी जो ऊपर पढ़ा था ना हमने, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल रिवैल्यूएशन, एनी चेंज इन द एसेट लायबिलिटी, सेम वही तो था जो ऊपर पढ़ा था। इन्होंने बोला फ्री रिजर्व में ये सब नहीं आता है, तो प्लीज इन्हें फ्री रिजर्व मत ट्रीट करो। डिविडेंड शेल नॉट डिक्लेयर आउट ऑफ दी, हमने पढ़ा है कहां से दोगे, प्रॉफिट में से। दूसरा, सरकार ने अगर पैसा दिया, यही दो तरीके पढ़े, और कोई तरीका था क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से क्या डिविडेंड के लिए यूज करोगे? नहीं करोगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इनके लिए यूज करोगे? नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, आउट ऑफ द प्रॉफिट रीइश्यू फॉरफिट, प्रॉफिट अर्न प्रायोर टू बी इनकॉर्पोरेशन कंपनी, मतलब कुछ इन्होंने लिस्ट दी है, इन्होंने कहा इसका पैसा यूज नहीं करोगे क्योंकि ये एक ही जगह का पैसा यूज करता है, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट का पार्ट किसमें डाल दिया है, फ्री रिजर्व में, उससे यूज करोगे। इसके अलावा कहीं और आपको पैसे लेने जाने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है? बीच में आ गया सेबी एलओडीआर। ये सेबी एलओडीआर क्या है? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी एलओडीआर जो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस बोलेगी आपको वो फुलफिल करने पड़ेंगे, जो बोलेगी। अब यहां इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है, एक बार खुद से रीड करके समझेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? अभी सेक्शन 123 का है ना, 123 की इधर उधर से वो घुमाकर बातें कर रहे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, क्या क्लिक हो रहा है हेडिंग से? जब भी प्रॉफिट से, उन्होंने कहा पहले रिजर्व में ट्रांसफर करो, उसके बाद डिविडेंड के लिए पैसे निकालो। ठीक है, सब सेक्शन 1 में पढ़ा था। कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ट्रांसफर करे कुछ 1% ऑफ प्रॉफिट, जो भी रिजर्व जहां भी जिस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बोल रखा है। क्लैरिटी है? ज्योतिष का क्लियर है बच्चा? पक्का फोन छोड़ दे बच्चे। हेडिंग क्या लिखा है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ, हेडिंग पढ़कर बताओ क्या क्लिक हो रहा है। अगर लॉस है या तो कम है तो आप कहां जा सकते हो? पिछले साल में जा सकते हो। पिछले साल में भी सारी चीजें देख लेना, उसका डेप्रिसिएशन, उसका लॉस वगैरह जो भी सेट ऑफ है क्या। अगर इनएडुकेट, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, डिक्लेयर डिविडेंड, तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जा सकते हो, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा वाला होना चाहिए? प्रीवियस ईयर का। लेकिन उसमें भी सारी फॉर्मेलिटीज एक बार चेक कर लेना। क्लियर है? पक्का? रूल्स, कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ, इन्होंने कहा इनएडुकेट है या फिर क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस बता रहे। हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि भैया पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को यूज करो, लेकिन आओ कुछ कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, जो रेट ऑफ डिविडेंड आप दोगे, इस साल नहीं था ना प्रॉफिट अच्छा, तो आप प्रीवियस में गए, पिछले साल में गए, जब पिछले साल में गए तो आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है ना, नॉट एक्सीडिंग द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल, ये चीज हमने इंटरम में भी पढ़ी थी, और ये चीज मेन डिविडेंड में भी पढ़ रहे, लेकिन मेन डिविडेंड के कहाँ लिखा है? रूल्स में लिखा है। मतलब एक्ट बताता है ऊपर की बातें और डिटेल में बताता है उसके रूल्स। मतलब इंटरिम डिविडेंड में उन्होंने बोला अगर फर्स्ट क्वार्टर में लॉस दिख रहा है तो रुक जाओ, ब्रैकेट लिमिट। सेम यहाँ पे भी उन्होंने बोला इस साल प्रॉफिट में से देखना है, इस साल के प्रॉफिट नहीं है सफिशिएंट तो आप पिछले साल में जा रहे हो, अगर पिछले साल में जा रहे हो तो भाई पिछले साल की कंडीशन ये है कि डिविडेंड कम देना। कितना कम? पिछले साल में लॉस में तो कहां से दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे ना, मत दो फिर, इससे अच्छा क्यों इतनी पड़ी है देने की। ठीक है, चलो तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे डिविडेंड का, उस हिसाब से देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? अमाउंट टू बी ड्रॉन कर रहे हैं, चलो। नॉट द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉ फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से बोल रहे हैं और नीचे जितना ड्रॉ कर रहे हो, जितना पैसा आप निकाल रहे हो, निकालने की एक लिमिट बोल दी। कितना? नॉट एक्सीडिंग 1/10 या फिर 10% बोलूं, 1/10 ऑफ द टोटल सम ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व। पहले आप पेड अप फ्री रिजर्व निकालो, उसका 10%, उससे ज्यादा ड्रॉ नहीं करोगे प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था या फिर प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस है तब भी डिविडेंड देने का सोच रहे हो। तो जब लॉस है डिविडेंड देने का सोच रहे हो तो हमने लिमिट लगा दी कि इतने से ज्यादा पैसा नहीं निकालोगे। पहला ऊपर क्या बोला? 3 साल से ज्यादा का रेट नहीं होना चाहिए एवरेज का। सेकंड क्या बोलता? 10% से ज्यादा नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, पहले तो आपको क्या करना है, जो भी ड्रॉ किया आपने, फर्स्ट लॉस वगैरह यूटिलाइज करेंगे। इनकर्ड फाइनेंशियल ईयर, डिक्लेयर बिफोर, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर जो लॉस है इस साल का उसे तो सेट ऑफ करो। इस साल लॉस था तभी पिछले साल गए,
तो पहले इस साल के सेट ऑफ करेंगे लॉसेस, उसके बाद अगर बचता है तो निकाला, नहीं तो नहीं निकालने देंगे। मतलब इतनी आसानी से पिछले साल का प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ द रिजर्व, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉ शेल नॉट बी फॉल। आपके पास प्रॉफिट में बैलेंस, पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल के खत्म नहीं कर देना है, उसमें कुछ बैलेंस बचा होना चाहिए। कितना, रीड करो। 15% ऑफ पेड शेयर कैपिटल एज अपेयरिंग इन दी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 15% तक बैलेंस होना चाहिए। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, इसी साल का प्रॉफिट यूज करो। जाना है, इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो पिछले साल में जाइए। पिछले साल के लिए कंडीशन, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोलता है बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछले 3 साल का एवरेज, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड पॉइंट, ड्रॉ करोगे 10% से ज्यादा नहीं। 10% किसका? पेड अप और फ्री रिजर्व का। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? पहले लॉस सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद। फोर्थ क्या बोलता है? एकदम खाली मत कर देना, 15% उसमें रिजर्व रखो। क्लियर है? नीचे एग्जेम्पशन हैज बीन गिवन टू कौन सी कंपनी? यार ये सरकारी कंपनी को ना सरकार ना हमेशा छूट देती है। क्या बोल दिया? एंटायर 100% पेड शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, सच कंपनी नीड नॉट टू बी कंप्लाई अबव कंडीशन। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कंपनी को पूरी परमिशन दे दी, आप तो पूरा पैसा यूटिलाइज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परसेंट वर्सेंट लगा नहीं रहे तुम पर, कोई रेट वेट लगा नहीं रहे। सरकार है भाई तुम्हारे पीछे, जो करना है करो। ठीक है? एग्जाम्पल एक बार खुद रीड करेंगे इसी चीज को, बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल रीड करेंगे। सीधा यहाँ पे आएंगे, इससे पहले तक एग्जाम्पल समझ में आए? हाँ रोक रही हूँ। पहले मुझे फटाफट बताओ, सेक्शन 123 123 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। लेकिन इतने आसानी से प्रीवियस ईयर जा रहे थे? प्रिस्क्राइब्ड, इतनी डिटेल समझ में आई। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 यार, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से। सबसेक्शन 3 ईशांत, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सब शांत रहेंगे। सेक्शन 123 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? टू क्या बोलता है? क्यों ध्यान नहीं दे रहा है पानस? टू क्या बोलता है? मतलब ध्यान नहीं है ना, सीधी सी बात। अभी नहीं था, स्टार्टिंग में तो पढ़ा है ना। नहीं छोड़ूंगे, रुक जाओ तुम लोग, रुको। दिख रहा है? सेक्शन 123 का 1 क्या बोलता है? डिविडेंड नहीं लेने देंगे, एक्सेप्ट करंट प्रॉफिट यूज कर सकते हो, पास भी यूज कर सकते हो, पास की कंडीशन डिटेल में देख ली। सेकंड, सरकार ने पैसा दिया, वो भी यूज कर सकते हैं ना। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन शेड्यूल 2 के हिसाब से। वेरी गुड। थर्ड क्या बोलता है? देखो, इंटरिम डिविडेंड। थर्ड क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फिर वो प्रॉफिट लॉस ये सब। 4 क्या बोलता है? शेड्यूल बैंक में डालो, कब? 5 दिन। कहां से? जब भी मीटिंग में डिक्लेयर हुआ वहां से 5 दिन के अंदर अकाउंट में डालो। 4 क्या बोलता है? रजिस्टर्ड लोगों को ही मिलेगा और कैश में मिलेगा, अदर देन जो दे वो एक्स्ट्रा माना जाएगा। 6 क्या बोलता है? डिफॉल्टर हो तो नहीं मिलेगा वापस। 1 बोलता है जनरल, कहां से प्रॉफिट सोर्स बताता है। फर्स्ट क्या बोलता है? सोर्स। ठीक है। सेकंड क्या बताता है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। थर्ड बताता है इंट्रिम, नाम वापस। फर्स्ट का नाम बोलोगे सोर्स, सेकंड का बोलोगे डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2, थर्ड क्या बोलता है? इंट्रिम। 4 क्या बोलता है? सेपरेट शेड्यूल बैंक में डालने का। ठीक है, बैंक में डालने वाली बात बोल रहा है। फिफ्थ क्या बोलता है? रजिस्टर्ड शोल्डर को। 6 क्या बोलता है? डिफॉल्टर हो तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने देंगे। यही पढ़ा ना बच्चों? क्यों इतना धुंधला हो रहा है? ध्यान इधर उधर है। आ जाओ फिर से आगे। ठीक है, नहीं चलेगा ऐसे, नहीं तो बहुत नालायक हो गए। हाँ हाँ, नहीं पढ़ा रही। चलो, लेकिन इसको याद रखना, ये आगे चल के बीच बीच में सेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपकी सभा होती है समाप्त।